What truly separates the best cadet from the rest? I think the biggest thing is discipline. Mostly people who come there have not got that physical capability. So a lot of people get boarded out medically also. Be disciplined beforehand because वहाँ जाने के बाद में it is going to be a. How do you train your mind so that वो थॉट ही खत्म हो जाए कि हारना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं? I would tell all the aspirants कि they must play troop games like football, hockey, basketball. जो camaraderie बढ़ती है, जो भाईचारा बढ़ता है और जो bonding होती है वो और किसी चीज़ में नहीं होती है. एयर डिफेंस ऑफिसर का रोल क्या होता था? एयर डिफेंस इज अ वेरी डाइवर्स आर्म क्योंकि बटालियन से जब मैं यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए गया आई वॉज ट्रेन्ड ऑन एवरी सिंगल वेपन सिस्टम. तो एस्पिरेंट्स को ये मान के चलना पड़ेगा कि पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ेगी फौज में. इट्स नॉट ईजी. आपका फेवरेट वेपन कौन सा था? आई लव द L70 फायरिंग. मतलब उसकी जो फायरिंग की जो धम 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 जब फायरिंग निकलती है that gives you a huge kick. बहुत सारे यंगस्टर्स दे वंडर क्या फौज में धर्म मैटर करता है? When it comes to the army, I think religion का वहाँ पे एक ही मकसद है. To my religion is my troops religion. जैसे जो सोल्जर्स थे उनको ये लगता था कि शकील साहब जो है नारियल बढ़िया फोड़ते हैं तो इन्हीं को कोई ऑपरेशन से पहले आरती होगी तो सर आप नारियल फोड़िए. सर आपके हिसाब से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड लीडरशिप? Authority is given to you by an organization. Even in the army, you have to earn your respect from the troops. आप सिर्फ स्टार्स लगा के कंधे पे if you think you can command the troops, it is impossible. If the rule of law is enforced properly, I think that more than half of our problems will just vanish in one day. Hi sir, welcome to the Misfit Humans podcast. Thank you so much, Dhruv. Thank you for having me. सर बात मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहां से मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ कि फौज एक ऐसी प्रोफाइल है, एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे जब कोई इंसान जाता है या जाने की सोचता है तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि एक जज्बा, एक जुनून, एक पागलपन होना कहीं ना कहीं जरूरी है. क्योंकि अगर वो नहीं है तो इंसान में कहीं ना कहीं एक आई फील कि उसको पहले ही बैकफुट में चले जाना चाहिए कि यार ये मुझसे नहीं होगा या ये मैं नहीं कर पाऊंगा. आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? व्हाट इज दैट वन थिंग और मे बी मेनी थिंग्स दैट वर देयर गोइंग इनसाइड योर हेड when you joined the armed forces? What actually inspired you? Okay. तो पहले तो मैं आर्मी ज्वाइन करना ही नहीं चाहता था. तो ये आपके सवाल का पहला जवाब. Okay. लेकिन हुआ ये कि मेरी मदर ने मुझे कहा कि आपको आईपीएस में जाना चाहिए बचपन से. तो मेरी मदर जो है वो काफ़ी मतलब एनकरेज करती थी कि पढ़ाई कर लो, आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ोगे. आपको और उस समय क्या है सरकारी नौकरी और उसमें भी सिंस आई वाज अ लिटिल वेल बिल्ट एज अ किड तो उनका ये था कि आप आईपीएस में जाना है. एंड देयर वर सम पीपल फ्रॉम द आईपीएस एंड इन द फैमिली. तो मुझे लगा कि मैं आईपीएस के लिए कोशिश करूँगा. तो 9th ग्रेड तक तो मैं आईपीएस के लिए था. फिर उसके बाद मैंने हिंदी मूवीज़ देखनी शुरू कर दी. अच्छा. तो मुझे थोड़ा सा ना वो शिफ्ट हो गया. मतलब नथिंग अगेंस्ट दी पीपल बट द वे इट वाज पोर्ट्रेड प्रोबेबली प्लेड ऑन माय माइंड. एंड फिर मुझे ये था कि मुझे एयरफोर्स पायलट बनना है, फाइटर पायलट, विच वाज आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट फ्लाइंग एंड आई वांटेड टू बी एन एयरफोर्स पायलट. लेकिन हुआ ये कि मैं एनसीसी में, ये थोड़ा लंबा आंसर है, आई एम सॉरी, बट ये मैं बता दूं कि क्यों मैंने आर्मी में क्यों गया मैं आर्मी में. तो मेरा सिलेक्शन हो गया था AFA, IMA एंड OTA, ऑल थ्री इन दैट सीक्वेंस. सो आई हैड क्लियर्ड फॉर AFA. फिर मैं एनसीसी के थ्रू यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में चला गया कनाडा. और जब मैं वहाँ था तो मेरे रिजल्ट्स आए और उसके बाद जब मैं वापस आया इंडिया तो वो रिजल्ट्स मुझ तक पहुँचे ही नहीं. और मैं दूसरे लेग में महाराष्ट्र में था एंड आई बिलोंग टू ओडिशा. तो मैं बार बार घर फ़ोन करूं कि मेरा लेटर आया होगा यूपीएससी से, आई हैव क्वालिफाइड फॉर AFA,
तो मुझे बताया गया कि बिल्कुल आया ही नहीं है, आपका कोई पेपर नहीं आया। तो आई रोट टू यूपीएससी, उन्होंने कहा कि आपका एएफए और आईएमए का जो चांसेस है वो अभी चले गए, टाइम बार्ड हो गया। अच्छा, अब आपका ओटीए का एसएसबी है दिसंबर में, अगर आप जाना चाहें। ये 95 की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। एंड तो मैंने वहाँ से मंगाया और मैंने कहा नहीं इस बार नहीं, मैं अगली बार फिर से सीडीएस रिटन एग्जाम आई विल क्वालिफाई एंड आई विल गो फॉर एएफए ओनली। ओके। तो फिर एक मेजर साहब थे, हमारे टीम लीडर थे, एंड मेजर गौतम, एंड ही सेड व्हाई डोंट यू गो एंड हैव अ लुक एट द एसएसबी, जस्ट द प्रोसेस। एंड मैं गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे मेडिकल्स हो गए। फिर मैंने घर फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी मेरे एसएसबी क्लियर हो गया है, ओटीए के लिए हुआ है। मैं हाँ ठीक है, तुम घर आओ, हम देखेंगे। हाँ। तो मैंने कहा अरे सब बड़े खुशी से बता रहे थे, हम 3 लोग थे जिनके एसएसबी क्लियर हुआ था, तो उनके तो बड़े जश्न बन रहा था कि वे बेटा ऑफिसर बनने वाला है। मैंने कहा मैं वैसे भी ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं एयरफोर्स में जाऊंगा। तो फिर मैं घर पहुंचा आफ्टर द प्रोग्राम एंड माय सिस्टर टोल्ड मी दैट आपका ना कुछ एयरफोर्स से आया था लेटर्स और मम्मी ने छुपाया है नाना जी के ट्रंक में। तो मैंने बोला कि मम्मी आपने क्या किया, मेरा आपने करियर बर्बाद कर दिया पूरा। तो आई वाज वेरी अपसेट, बट टू बी फेयर टू हर, आई डिडंट हैव अ फादर, माय फादर हैड पास्ड अवे इन कॉलेज सेकंड ईयर, एंड देन माय मदर वाज रेजिंग ऑल द 4 किड्स। तो उन्होंने, और उस समय ना कुछ इंसिडेंट्स भी हो रहे थे एयरफोर्स के, प्लेन्स के, तो काफ़ी वो फ्रेश था उनके माइंड में, तो उन्होंने छुपा दिए मेरे पेपर्स। सर ये कौन से साल की बात है? दिस इज 95-96 आई एम टॉकिंग अबाउट। So then I said that I was very angry, upset, whatever, and I didn't eat at home for 2-3 days, and then I was out, and then the joining instructions from OTA came. तो मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ OTA, I'm joining the army, and you have ruined my career for the Air Force. तो बहुत फिर रोना धोना हुआ उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है, अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना तो मैं आ जाऊँगा वापस। बट एक बार आप जाते हैं एकेडमी में तो फिर वापस आने का तो कुछ होता नहीं है। तो दैट्स हाउ आई जॉइंड द OTA and then I got commissioned. Wow. Motivated तो मैं था ही बचपन से कि मुझे कोई disciplined force में जाना है, and uniformed services somehow was in my mind. Right. And I was a very disciplined kid in my childhood as well, very obedient, disciplined, and I had clarity in my mind that I wanted to do something which is, very clear and, what do you say, organized. White collar job. Well, organized white collar, you can call it that. सर बहुत सारे बच्चों का ना सपना होता है ऑफ जॉइनिंग द आर्मी एयर डिफेंस, राइट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ व्हाट एग्जैक्टली दे आर गेटिंग इनटू। सबको लगता है कि हम फौज में भर्ती हो जाएंगे, एज एन ऑफिसर भर्ती हो जाएंगे एंड लाइफ विल बिकम इजी। कैन यू जस्ट वॉक अस थ्रू द एंटायर जर्नी फ्रॉम द SSB सिलेक्शन टिल द टाइम यू passed out from the academy? Okay. Yes. So तो SSB मैं तो चला गया, मैं ज्वाइन किया मैंने एकेडमी, और सिंस मेरी कोई बैकग्राउंड और कोई भी फैमिली से आर्मी में नहीं था। इनफैक्ट देयर वाज ओनली वन रिलेटिव हु वाज इन द एयर फोर्स एंड इन द रैंक्स। राइट। तो अब जो मेरा इन्फॉर्मेशन था वो था फ्रॉम द NCC, जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी कि कैसे होता है। तो मेरे एक डायरेक्टर ट्रेनिंग थे कर्नल राजन, NPR राजन, एंड ही वाज व्हेन ही सॉ मी इन NCC, इनफैक्ट वी मेट बाय चांस इन अ शॉप एंड ही सेड तो आपकी पोस्टिंग कहाँ है, वेयर आर यू पोस्टेड? एंड आई वाज इन NCC, आई हैड नॉट इवन गॉन फॉर द SSB. राइट. तो आई टोल्ड हिम सर आई एम अ कैडेट इन NCC. कहते नहीं आप लग रहे हो ऑफिसर जैसे, आप जाओगे कमीशन लोगे। तो देन आई वेंट टू द एकेडमी, सो ही हैड ब्रीफ्ड मी अ लिटिल बिट अबाउट द आर्म फोर्सेस की जाना है। मुझे ये भी पता नहीं था कि इन्फेंट्री में कितने डिफरेंट बटालियंस हैं, आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, सिग्नल, EME इंजीनियर्स, एयर डिफेंस, देन स्पेशल फोर्सेस। तो आई वाज अ स्पेशल फोर्सेस ऑप्टी. आई वांटेड टू गेट इनटू द स्पेशल फोर्सेस व्हेन आई जॉइंड द एकेडमी. Unfortunately, I broke my wrist during the training, the last bit of my training, and before the commissioning, आप अपना ना वहाँ पे आप you fill up your choices, right, and then according to your ranking in the system, in the academy, you either get your choice or otherwise you become a casualty, जिसको बोलते हैं वहाँ पे कि आपको अपने choice का आर्म नहीं मिला. Right.
तो वहाँ पे मैंने देखा कि और ये क्वेश्चन पूछा गया मुझसे जब मैंने अपना भरा एकेडमी में, उस पे मैं बाद में आऊँगा, आपने काफ़ी लंबा क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी बिग, इट्स अ लॉन्ग आंसर आई विल से, कि जब आप एकेडमी पहुंचते हो तो आप बिल्कुल रॉ होते हो, आप अगर फिजिकल्स करके गए होते हो, यू आर अ स्पोर्ट्समैन, यू हैव डन वेल, then you find an easy entry. Right. But mostly people who come there have not got that physical capability because they have not trained outside. Right. तो बहुत दिक्कत होती है, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं, मतलब बॉडी गिव्स अप समटाइम्स, पीपल फेंट, पीपल, सो लॉट ऑफ पीपल गेट बोर्डेड आउट मेडिकली ऑल्सो. So to the aspirants, my thing is that even if you have got selected, please work on your physicals and play some sports and make yourself tough, both mentally and physically. Be disciplined beforehand because वहाँ जाने के बाद में it is going to be अभी की ट्रेनिंग का मुझे पता नहीं, मैं बहुत साल पहले फौज से निकला हूँ, तो हमारे टाइम जो थे, हमें जो ऑफिशियल रगड़ा जिसे कहते हैं हम, वो तो लगता ही था बहुत, और उस्ताद भी बड़े टफ उस्ताद होते हैं. यू हैव टू रियली लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस. दे आर द रियल टीचर्स फॉर अस. एंड द सीनियर्स हु आर देयर इन द सीनियर टर्म, वो बहुत ज़बरदस्त रगड़ा लगाते थे. तो वहाँ ऐसा होता है कि आप एक कॉरिडोर से दूसरी कॉरिडोर चल के जा रहे हैं और उसी बीच में आपने 50 पुशअप कर लिए होंगे, क्योंकि कोई ना कोई सीनियर आपको 3-4 रोक करके टेक 20, टेक 30, तो ये इस तरह का चलता रहता है. जब आप फील्ड में कुछ कर रहे हैं, यू हैव गॉन फॉर स्पोर्ट्स परेड एंड ए सीनियर कम्स, अच्छा आ जाओ, टेस्ट पास हुए तुम्हारे, ओके ये चिनअप बार्स हैं, चलो स्टार्ट डूइंग चिनअप्स. Till the time you get dead tired, they'll make you do chin-ups, they'll make you do push-ups. So physicals mein, the seniors are always focused on getting you to be physically fit. And sports is another thing which you must play. I would tell all the aspirants कि they must play troop games, like we call them troop games, not cricket. वो क्या होते हैं sir? Troop games where a lot of people and it's not physical like football, hockey, basketball, volleyball. These are troop games, we really love because जो camaraderie बढ़ती है, जो भाईचारा बढ़ता है और जो bonding होती है, वो और किसी चीज़ में नहीं होती है. क्रिकेट we call it lazy person game, but आजकल तो क्रिकेट भी काफ़ी खेला जा रहा है फौज में भी. मैंने भी मतलब छोड़ने के बाद यूनिट, when I went to the unit, there were cricket matches being organized, which wasn't a thing in my time. And so आप वहाँ पे आप है कि अगर आप सिर्फ फिजिकल सोच रहे हैं तो वो नहीं है. यू स्टडी अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टडीज. सो फर्स्ट लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ ए जनरल नॉर्मल डे. कि आप मॉर्निंग यू आर वेकिंग अप एट 4:30. अगर आप जूनियर टर्म में हैं तो सीनियर से पहले बाथरूम क्लियरेंस करना ही पड़ेगा, तो आपको 3:30 बजे उठना ही पड़ेगा. 4:30 तक आप खत्म करके यू आर रेडी. आपकी पीटी स्टार्ट हो जाती है 6 o'clock, तो आपको जाने में टाइम लगेगा, वो यू हैव टू प्लान. And you go there, you first do your PT, then the second you come back, go for breakfast. और अगर कोई सीनियर मिल गया वहाँ पे बदमाश टाइप का सीनियर, तो उसने बोला 30 seconds जूनियर्स, तो आप 30 seconds में जो खा सकते हो आप वो खा करके वहाँ से निकलना है. So you don't have that time. So we would just grab something, a loaf of bread, 3 eggs, and then you run. You go for your classes then. Then you are sitting in a classroom studying military technology, you're studying economics, you're studying English, Hindi, and military geography, military history. All these things are being taught to you in the academy. Right. उसके टेस्ट होते हैं बाकायदा, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट जो बनता है वो उसी से बनता है. उसके बाद क्या है, वहाँ पे जो ड्रिल होता है, ड्रिल उस्ताद जो होते हैं, सबसे खतरनाक वाले ड्रिल उस्ताद होते हैं हमारे. तो एक से एक ड्रिल उस्ताद जिनकी मैं बहुत मिमिक्री किया करता था पहले, तो वो आपको ऐसे डिसिप्लिन में लाते हैं, वो खुद इतनी ड्रिल करते हैं कि आपको उनको देख करके हैरानी होगी. एंड आई एम श्योर यूट्यूब पे बहुत सारे आजकल वीडियोस हैं जिसमें कि उस्तादों के ऊपर का डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं. But they train you to be in shape, be disciplined, your bearing, your military bearing, word of command, and your marching, your saluting, every single thing that comes in, it is drilled into your head basically. And then the first 2 or 3 months के बाद आपकी DST होती है, drill square test. Okay. उसमें क्या होता है? उसमें होता है एक प्रोसीजर है where you are standing and then you take 14 steps, you salute, you do your drills, and then you go. So you have cleared your DST if the instructor likes it and the adjutant likes it.
उसके बाद आपकी लिबर्टी शुरू होती है एकेडमी में। लिबर्टी मीन्स आप अभी एकेडमी में अंदर आ गए, हाँ, ट्रेनिंग में, हाँ, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते टिल द टाइम यू हैव क्लियर्ड योर DST। दैट इज योर फर्स्ट ऑब्स्टेकल टू गेट एनी काइंड ऑफ लिबर्टी, लाइक प्रिजनर्स फ्रॉम अ प्रिजन। अब मैं चेन्नई की ट्रेनिंग की बता रहा हूँ, तो चेन्नई में आफ्टर योर DST यू आर गिवन संडे को आप बाहर जा सकते हैं। वो भी हम जाते थे उस समय, अड्यार बेकरी, संगम रेस्टोरेंट, कुछ नहीं, स्मॉल प्लेजर्स, यू नो, गो आउट एंड हैव अ डोसा इन द रेस्टोरेंट, दैट इज लाइक अ बिग डील। गोइंग टू हैव आइसक्रीम आउटसाइड और वॉचिंग अ मूवी इज क्रेजी। एवरीवन स्लीप्स ड्यूरिंग द मूवीज, वो तो मूवी तो किसी ने देखी नहीं होती है। एंड हमारे वहाँ पे OTA में वो है, चाणक्य थिएटर है उसका नाम, तो वहाँ इन हाउस जो है वहाँ पे हमें मूवीज के लिए लेके जाते हैं। एंड यू वुड सी द, किसी ने पोस्ट भी किया है कहीं पे, मैंने देखा था, ऑल द किड्स आर स्लीपिंग, मतलब पूरा, मतलब रियली यू डोंट हैव टाइम टू स्लीप। आई रिमेम्बर हैविंग एन अलार्म क्लॉक एंड पुटिंग एन अलार्म फॉर 3 minutes टू स्लीप, 3 minutes। सो मैंने कैलकुलेट कैसे किया कि अभी मैं यहाँ से आऊँगा, मुझे 5 मिनट का ब्रेक मिला है, 3 मिनट में सोऊंगा, 1.5 मिनट में मैं तैयार हो जाऊंगा और 30 सेकेंड्स में मैं वहां तक पहुंचूंगा नेक्स्ट क्लास के लिए। दैट्स इसको कहते हैं असली पावर नैप। यस, यू डोंट हैव टाइम टू इवन स्लीप। सोने के लिए भी आपको अलार्म लगाना बिल्कुल पड़ सकता है और पड़ेगा भी। सर यही तो ट्रेनिंग है ना, यही ट्रेनिंग तो सिखाती है एक यंग बच्चे को, उसको जवान बनाती है, उसको ऑफिसर बनाती है, एंड दैट इज वेयर द माइंडसेट changes. So it's all mental. That's what people say all the time in the army. If you go, it is all mental. So seniors हैं, instructors हैं, you look at them and you see the instructors who are there, you know, young captains, majors. उस समय you get motivated that, you know, you have to be like them. There is integrity, there is, you know, fairness, there is style. So a lot of people get, you know, that charm of the uniform जिसको बोलते हैं, वो तभी होती है जब आप उस तरह से यूनिफॉर्म को पहन रहे हैं, उसके पहनने का आपको सिखाया गया है। वहाँ बेरे जो कैसे पहनते हैं उसकी बकायदा ट्रेनिंग होती है, और उस्ताद वहाँ रगड़ा लगाते हैं। अगर आपकी बेरे ठीक नहीं है, अगर आपके शूज़ ठीक नहीं है, आपने यूनिफॉर्म ठीक से 3 बटन ऊपर दिखने चाहिए, उसके अगर 4 दिख गए तो आपको रगड़ा लगेगा। साइकिल में अगर जा रहे हैं स्क्वाड में, तो आपकी 6 की स्क्वाड ठीक से चलनी चाहिए, आगे पीछे हो गए तो रगड़ा लगेगा, उस्ताद रास्ते में पकड़ के रगड़ देंगे। सीनियर्स जो थे उनका ये रहता है कि, और पनिशमेंट जो होती है वो ग्रुप पनिशमेंट ही होती है मोस्टली। अगर किसी एक ने गड़बड़ किया तो सारों की रिपोर्टिंग और सारों को रात भर रगड़ा। आई डोंट वांट टू नेम द सीनियर्स, बट पूरी रात हमने पुशअप्स लगाए, पूरी रात, और फिर PT में गए सुबह। मतलब लगा रहे और पानी बह रहा है सीढ़ियों से, स्टेयर केस में पानी लिटरली बहता है। क्योंकि चेन्नई, एक तो आई जॉइंड द May बैच, बिकॉज May 2nd माई ट्रेनिंग स्टार्टेड, पीक ऑफ समर्स इन चेन्नई, ह्यूमिडिटी वेरी हाई, राइट। और उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, डिलैपिडेटेड रूम्स जिसमें कि पंखे नहीं चल रहे, पानी नहीं आ रहा ठीक से। अभी तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया है। आई वेंट फॉर द सिल्वर जुबली इन 2013, आई थिंक, गोल्डन जुबली, एंड आई सॉ दैट दे आर गेटिंग इंडिविजुअल रूम्स, दे हैव लवली इंडिविजुअल बाथरूम्स। आई वाज लाइक, वाओ, दिस इज लाइफ। हम तो 4-4 एक रूम में रहते थे, या तो 12 की डॉर्मिटरी थी। और मतलब सीरियसली आई डोंट रिमेम्बर स्लीपिंग ड्राई इन माई एंटायर जूनियर टर्म, क्योंकि सोने के लिए 2-3 घंटे मिलते हैं मैक्सिमम। एक सीनियर थे, उन्होंने हमें, कुछ हमने गड़बड़ किया होगा तो उन्होंने बुलाया रात भर, 4 लोग, उनकी मच्छरदानी पकड़ के रात भर खड़े हैं और वो सो रहे हैं सीनियर। तो ऐसे वाले पनिशमेंट। फिर उसके बाद बजरी ऑर्डर होता था, तो आपके जो यू वेयर दी ओवरऑल्स, राइट, सो बेल्ट लगा हुआ है ओवरऑल में, यहाँ तक मिट्टी घुसी हुई है दोनों पैरों में। स्पेस क्राफ्ट रिग बोलते हैं उसे, स्पेस रिग। मिट्टी बेल्ट के ऊपर, यहाँ मिट्टी भरी हुई है, ये हैंड्स में मिट्टी भरी हुई है पूरी, ठीक है। और वहाँ आप फिर स्पेस मैन के जैसे वॉक करके जाके रिपोर्ट कर रहे हैं उनको, और पीछे पिट्ठू भी लगाया हुआ है ब्रिक्स के साथ। तो बजरी ऑर्डर, स्पेस रिग, टैंक मैन तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो यू नो, हेड ऑन द रोड,
like your forehead is on the road, your hands are behind your back, and you are in a push-up position like that. जिसको IMA में महाराजा महाराजा कहते हैं. हाँ, तो हमारा टैंक पोजीशन होता था. both hands behind and you're there. Then legs on the wall. तो आप टांगे ऊपर और हाथ नीचे straight. 20-20 मिनट ऐसे लोग टपक रहे हैं, आम की तरह गिर रहे हैं, फिर वापस. तो all this is basically to break you and to, make you understand that this you have to go through, you may have to go through. आगे operations में भी इस तरह का, right. You will go through these extremes so that you don't buckle. एक और चीज है, जब आप मिड टर्म तक आते हो, तो हमारे साथ जो हुआ वो मैं बता सकता हूँ, बाकी तो पता नहीं. बट पढ़ाई कर रहे हो आप, फिजिकल्स कर रहे हो, और लास्ट डे छुट्टी पे जाना है 14 दिन, मिड टर्म ब्रेक. एंड हमारे उस्ताद थे एक, गुरमेल उस्ताद, 500 पुशअप तो वो वैसे ही लगाते थे एक टाइम पे, लिटरली. मतलब बिकॉज आई वॉज ऑल्सो मैड इनफ टू टेक दी मार्शल आर्ट्स क्लब. लोग आर्ट और म्यूजिक क्लब लेकर के सोते थे. हाँ. मैं और भी, मतलब मुझे शौक था, तो मैंने बोला मैं मार्शल आर्ट्स क्लब लूंगा. तो पीपल मॉक्ड मी कि यार तू यहाँ पे भी कर रहा है, वहां पे भी जाके करेगा. हाँ. मैं कहा ठीक है. बट वहाँ गुरबैल उस्ताद का असली, वॉज अ ब्लैक बेल्ट कराटे. एंड सो ही वुड मेक श्योर that people lost 20 kilos, 15 kilos, those who were a little overweight, and they had to cut down weight. He was let go on them and they reduced before passing out. पूरा छील देते थे. हाँ, तो वो गुरमेल उस्ताद का ये था, छुट्टी जाने से पहले उन्होंने हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग ली. तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग में क्या होता है, करीब 14 किलोमीटर का रन होता है इन कॉम्बैट ड्रेस एंड बूट्स. ओके. So you are running 14 kilometers and coming back. 80 minutes का, 80 minutes के 2 सेशंस के एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है. तो ही सेड जाने से पहले स्क्वाड, छुट्टी जाना है जी साहब, छुट्टी से वापस आ रहे, मुझे याद करोगे, पूरी छुट्टी मुझे याद करोगे. तो हमें समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे. ले गए एंड्योरेंस ट्रेनिंग, वी रैन 14 किलोमीटर्स, वी केम बैक. उसके बाद इन्होंने रोप पे खड़ा कर दिया और बोला रोप पे चढ़ना है, उतरना नहीं है. कितनी बार कर सकते हो? आई थिंक ऑलमोस्ट 2 से 3 से 4 से 5, जो जितनी बार कराया, उतरने नहीं दिया. वापस. तो अब मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार किया है, बट 3-4 बार तो किया होगा. ऊपर नीचे, फर्श नहीं छूने दिया. हाँ, ग्राउंड नहीं टच करना है. एंड आई एम टेलिंग यू, गुरमेल उस्ताद को हमने पूरे 14 दिन याद किया है बाकायदा. बिकॉज एक बॉडी का रेशा दर्द से बिलबिला रहा था पूरे 14 दिन. आई टेल यू दैट पेन, आई स्टिल रिमेंबर दैट पेन. उसके बाद मुझे वैसा पेन कभी नहीं हुआ है. इवन व्हेन आई ब्रोक माय रिस्ट, आई डिड नॉट गेट थ्रू दैट मच पेन जो उस वाले में हुआ था. सर, ट्रेनिंग की सब लोगों ने बहुत सारी कहानियां बताई. आई हैव डन मोर देन 30-35 राइट पॉडकास्ट, जहाँ पे हमने अकेडमी की, IMA की, NDA की, OTA की बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी जहाँ पे ट्रेनिंग बहुत हार्डकोर होती है. बट जब भी उस्तादों की बात होती है ना, करेक्ट, राइट, पीपल टॉक अबाउट द ट्रेनिंग, राइट, बट रिमेम्बरिंग द उस्ताद फॉर व्हाट ही हैज टॉट यू, राइट, कि उन्होंने तुम में क्या, कहते हैं ना, क्या ऐसी चीज थी जो ठोक के घुसा दी, दैट मेड यू व्हाट यू आर टुडे. बिल्कुल. कहीं ना कहीं एवरीवन शुड रिमेम्बर द उस्ताद. बिल्कुल. और कौन से उस्ताद थे जिन्होंने आपको लाइफ में ऐसी चीजें सिखाई जो कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते? वो तो फिर मेरे आर्मी के उस्ताद नहीं थे, वो मेरे NCC वाले उस्ताद थे. ओके. तो हुआ ऐसा कि मैं NCC में सिलेक्ट हुआ RD परेड 95 में जाने के लिए, उड़ीसा कंटिजेंट से. तो मैं वर्ड ऑफ कमांड की प्रैक्टिस कर रहा था, कमांड देने की. तो शाम को 6-7 बजे होंगे, मैं अपने बटालियन ऑफिस कॉलेज की, GM कॉलेज संबलपुर, उसकी बटालियन ऑफिस के सामने आई वाज प्रैक्टिसिंग माय वर्ड ऑफ कमांड. ओके. तो मैं सामने यूकलिप्टस के पेड़ है, उन्हीं को कमांड देके प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ खड़े होकर के. परेड सावधान कर रहे हैं. तो पीछे से उस्ताद आए, उन्होंने बोला, कैडेट जी, शकील आप आर्मी में कमीशन लेगा. तो उनका ये जो वर्ड था,
ये था कि आप आर्मी में कमीशन लेगा क्योंकि आपका वर्ड ऑफ कमांड अच्छा है, और वो थे हवलदार रुद्र बहादुर आले। तो ही वॉज फ्रॉम द गुरखाज एंड ही टॉट मी ड्रिल एंड वर्ड ऑफ कमांड एंड एवरीथिंग एंड वेरी डिसिप्लिन्ड, इतने सिंपल, इतने हम्बल। तो उनको देख करके मुझे लगता था कि इनकी डिसिप्लिन, इनका सिंप्लिसिटी और इनकी ह्यूमिलिटी अगर आ जाए ना तो इंसान बन जाएंगे। और मैंने उनको बोला फिर साहब को कि साहब आप जो हैं बोल रहे हैं आर्मी में मैं लूँगा कमीशन, लेकिन मैं तो एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। बोला नहीं साहब, आप आर्मी में ही कमीशन लेगा। तो शायद वो प्रॉफिटिक वर्ड्स थे उनके, जिसकी वजह से मेरे एयरफोर्स के पेपर छुपा दिए मदर ने और मैं जा नहीं पाया। बट ही वॉन्टेड मी टू गेट इन टू द आर्मी, सो आई वॉन्टेड टू गिव हिम अ ट्रिब्यूट। जब मैंने अपनी कमीशनिंग में अपने ऑप्शंस भरे थे तो सिंस आई वॉज अ PCM ग्रेजुएट विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैंने 2 चॉइसेस भरने होते हैं, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। तो मैंने अपना AD का तो भरा ही था, मैंने फर्स्ट चॉइस इन नॉन टेक्निकल गुरखास भरा था और उनकी बटालियन भरी थी कि मैं जाऊंगा तो मैं उनकी बटालियन में जाऊंगा, बिकॉज अगर मेरा शायद इधर ना हो, यहाँ से हो जाए। बट मुझे AD मिला, उसकी एक अलग स्टोरी है कि एयर डिफेंस के लिए भी मुझे सोडोफोनिक के इंटरव्यू में मुझे कमांडेंट ने काफी ग्रिल किया था कि तुम व्हाई आर यू चूजिंग AD, यू कुड हैव गॉन इनटू आर्मर्ड और इन्फेंट्री। राइट सर, माइंडसेट, बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं जब चीजें कठिन हो जाती हैं। राइट, व्हेन थिंग्स गेट टफ पीपल क्विट, बट इन द आर्मी इट इज सेड क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। एब्सोल्युटली। ये माइंडसेट कहाँ से आता है? हाउ डू यू ट्रेन योर माइंड सो दैट आपके मन से वो थॉट ही कंप्लीटली खत्म हो जाए कि हारना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं? बिल्कुल। सो ये इट्स अ डीप क्वेश्चन एक्चुअली, इट इज नॉट सो इजी एंड आई सी, यू नो, when you are basically training yourself as a kid also, there are some things I feel should be mandatory for kids, जैसे sports and sports that is team sports, because they teach you in life, you know, that fighting spirit, that bonding with people, that you know, that giving up is not an option. You know, अगर बॉल रोकनी है तो बॉल रोकनी है वहां तक जाकर के, अगर गोल करना है तो करना है, then you will strategize for it. So it teaches you strategy also. Right. Lot of people actually don't think about it, but as kids, if you have played a lot of sport, you will naturally be mentally tough, because then you are, you know, you are doing operations, you are doing strategy, you are doing team building, you are actually going for the kill, you know, that I have to win this match. That killing spirit comes from there. And also mentors around you, there are people in the house, you know, who are, you look up to them. Individually मुझे लगता है कि every kid has got something or the other that can make him or her succeed. वो कब रियलाइज कर पाते हैं उस चीज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा एग्जाम्पल है, जैसे आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन ओडिशा, संबलपुर। वहाँ से निकल के मैं NCC में जब मैं आया तो मुझे ये नहीं पता था कि वेयर डू आई स्टैंड, राइट, वेयर एम आई बेंचमार्क्ड, एम आई गुड इनफ टू गो फॉर द RD parade. When I started doing the drills and the other things that are required, the activities, I found that I was good. The instructors also gave that feedback that you are okay, you are good. जब मैं RD parade में आया यहाँ दिल्ली, तो यहाँ पे मैंने देखा कि अब मुझसे भी लंबे लंबे चौड़े नॉर्थ इंडियंस और उड़ीसा और नीचे, there is a difference in physicality, right? So people are 6'4", 6'5", 6'6", Haryana, Rajasthan, you know, Punjab. So the thing is, I felt that where do I stand? And when the time came for displaying your drill, that is when I saw that, okay, I'm the best among all these people. So appearances don't count, your looks don't count, your you know, height doesn't count. मेरे से छोटे, मैं सीखा भी मैंने एक छोटे बच्चे से कुछ चीजें थी जो जूनियर डिवीजन में कैडेट था. My drill, if I have to tell you, I can't show you now, but there were two movements that little fellow was observing me as the parade commander बाहर से, and he came and told me कि भैया
आप अगर ये एक मूवमेंट ऐसे करेंगे ना तो आपका ड्रिल जो है ना अलग लेवल पे चला जाएगा. एंड आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर थिंग. So ability to learn from anybody and everybody, even if they are little people, junior, छोटे बच्चे, आपको कुछ अगर सिखा के जाते तो आप सीखिए. बच्चों से और एस्पिरेंट से तो यही मैं बोलूँगा कि एक गोल होना बहुत ज़रूरी है. Whichever, you can change that goal at a point of time, but think about it and set your goals and then start working towards it in a planned manner. वो बहुत सारे बच्चे शायद नहीं करते हैं. राइट. एंड देयरफॉर दे डोंट हैव क्लैरिटी. आपको क्लैरिटी कैसे मिलती है? जब आपने एक सिचुएशन का सॉर्ट कर लिया इजीली. यू नो, वो तो अब सॉर्ट जो है वो एमबीए में पढ़ाया जाता है कई जगह पे. जी. मुझे लगता है वो बचपन से पढ़ाना चाहिए. स्वॉट एनालिसिस. या सो आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को अगर किसी भी चीज को ले लीजिए, आप कुछ भी, आप कॉफी पीने शाम को जाएंगे दोस्तों के साथ, उसकी सॉर्ट करके आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए. राइट. आपका थ्रेट है कि भाई आपकी टाइम चला जा रहा है, पढ़ने का टाइम जा रहा है उसमें. यू नो, स्ट्रेंथ ये है कि आपकी बॉन्डिंग बन रही है फ्रेंड्स के साथ. तो इस तरह का छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, मतलब पीपल शुड गेट देयर. आई थिंक क्वेश्चन आपका ये था कि यू नो हाउ टू बिल्ड दैट मेंटल फ्रेमवर्क एंड माइंडसेट, राइट? तो ये छोटी छोटी, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट. आई फॉरगॉट दैट, बट थैंकफुली आई रिमेंबर्ड कि आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. मतलब मैंने जो क्लासिक्स जिसको बोलते हैं, ग्रेट स्टोरीज जो भी थे एक टाइम पे, ट्रेजर आइलैंड से लेकर के 20,000 लीग्स अंडर द सी, wuthering heights, ये इंक्लूडिंग द हिंदी थिंग्स दैट स्कूल में हमारे संक्षिप्त महाभारत थी, रामायण मेरी फेवरेट थी. मैं पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका हूँ. अब आप पढ़ते हैं तो आपको लर्निंग भी आती है और साथ साथ में वो स्टोरीज आपको दे कीप यू अलाइव. ट्रू. You know, I have dreamt about Coral Island and Swiss Family Robinson getting wrecked on an island so many times that it is like a great thing for me. You know, Tom Sawyer, वो पढ़ा हुआ है, तो वो सब आपके दिमाग में रहती हैं. कहीं ना कहीं they actually help you, right, in your you know, future, building your future. So I think reading is number one. Read and read as much as you can. Mobile phones and scrolling. Aajkal to we are also guilty of, you know, doom scrolling sometimes. Right. So we have to cut that habit out. And for kids, they are reading on the apps now. Right. And but nothing beats the books. I would say nothing beats the books. Sports, which builds your physical and mental character, and also the friend circle that you have is very important. जी. Motivated people who are focused, who are clear, will get you a long way in your journey. किसी ने सही कहा है कि जैसी संगत वैसी रंगत. कहीं ना कहीं आप की जो रिफ्लेक्शन है, yes, वो वही होती है जिस संगत में कहीं ना कहीं आप बैठते हो. right. That's one of the most important things. As you also said, books, ये भी एक तरीके की संगत ही है. बिल्कुल बिल्कुल, they are friends. इससे ज्यादा खास मित्र इंसान का कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत पर्सनलाइज्ड वे में आपके साथ जुड़ जाती हैं. कुछ चीजें आप सीखते हो, समझते हो, कुछ चीजें आप इमीडिएटली सीखते समझते नहीं हो, बट जब लाइफ में वो होता है आपके साथ, जी, राइट, व्हेन द टाइम कम्स, yes, then you are ready for it. Then you're ready for it. आपने बोला कि it is all about when you understand, right? बिल्कुल. When it is the right time. Right. तो वही जो आपने सीखा है उसको इस्तेमाल करने का जब सही समय आता है, तब आपको रियलाइज होता है कि मेरा माइंडसेट कितना स्ट्रांग हो गया है. बिल्कुल. Because of all the things that you have done. Absolutely. In your life, in the past. तब नहीं समझ में आता जब आप कर रहे होते. बिल्कुल. समझ तभी आता है जब वो सिचुएशन आता है, सिचुएशन में आते हो. बिल्कुल. बट वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने के लिए जो आपने चीजें बताई, जी, वो अगर एक इंसान करे रेगुलर बेसिस पे, तो डेफिनेटली व्हेन द टाइम कम्स ही विल हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट. 100%. सो इस पे साना, माय वाइफ, एक्चुअली ओन्ड अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग एकेडमी. एंड जो बच्चे जो चीजें सीख रहे थे वहां पे, सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, they came back to her 10 years later to tell her that, ma'am, what you taught us that point of time, we thought कि इसको पढ़ के हम क्या करेंगे.
बट आई रियल जस्ट टू गिव अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल जी। कि कॉर्पोरेट में वो गए, दे बिकेम सम बिग शॉट, दे वेंट टू जापान, दे वर इन अ पार्टी मीटिंग, एंड देन वहां पे व्हेन दे एक्सचेंज द कार्ड्स, you know, this was taught as cross cultural sensitivity, that the Japanese people, they really look at the card, they absorb the card. It's a very important gesture for them when they're offering a card or when they're taking a card. So this person remembered the class that he had taken 10 years ago and Sana had taught him. So they came back and said कि we remembered. So जब situation आया तो आप trained थे पहले. So you build yourself, your muscles, your mental muscle for the situation that you're going to, you know, come across at in your future. सर यही है ना, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया अपनी लाइफ में। मुझे लगता था, सेम थॉट था कि यार किताबें पढ़ के क्या हो जाएगा, ये तो वही ज्ञान है ना जो दुनिया मुझे दे रही है, जो ये आसपास हो रहा है यहीं से तो सीखना है। नहीं, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना बहुत ही बढ़िया, सबसे आसान तरीका है सीखने का। आपने अपनी लाइफ में पढ़ाई करी, कोर्सेज पढ़े, उसने आपको प्रोफेशनल बनाया, राइट? बिकॉज यू हैव रेड इट। यस। आप दूसरों के तजुर्बों को पढ़ोगे, बिल्कुल, उनकी बताई हुई कहानियों से कुछ सीखने की कोशिश करोगे। अगेन उस समय तो आपको लगेगा कि यार ये तो जस्ट एक कहानी है बिल्कुल। बट जब जिंदगी में वो चीज आपके सामने आएगी तब आपको रियलाइज होगा यार, वाओ, इट वाज सो इजी फॉर मी टू गेट थ्रू इट। करेक्ट, एब्सोल्युटली, बिकॉज यू हैव learned so much from other people's experiences, right? आपके लिए लाइफ आसान हो जाती है। अब इसको कनेक्ट करते हैं जो हमारे एस्पायरिंग यू नो यंगस्टर्स हैं। बेसिकली एसएसबी में जो चीजें जो देखी जाती हैं और जो फौज को चाहिए, वहाँ पे कई सारे टेस्ट्स हैं जी। उन टेस्ट के बारे में मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वो आई एम श्योर यू नो काफी लेंथी है, राइट? बट उसमें यही है कि आपकी इमेजिनेशन है या नहीं है। तो देयर इज अ पिक्चर यू नो टेस्ट दैट कम्स इन, यू नो देयर इज अ थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, उस पर आपको एक स्टोरी लिखनी है जी। बहुत ही बेसिक सा टेस्ट है, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफ़ी है पीछे आपको जानने के लिए, आपकी साइकोलॉजी जानने के लिए। जिस बच्चे ने अगर बुक्स पढ़ी होंगी बचपन से और स्टोरीज पढ़ी होंगी, उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। और अगर वो एसएसबी समझ चुके हैं, थोड़ा सा भी एसएसबी का फॉर्मेट क्या है और कैसे करना है, लोगों को इसलिए चैलेंज होता है क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। और फिर उनको एक अगर स्टोरी लिखनी है छोटी सी, वो नहीं होता। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है कि एक वर्ड दिया गया आपको, उसको एक सेंटेंस बनाना है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है बट स्पीड एंड आपको टाइम नहीं देते, क्योंकि टाइम नहीं दिया जाएगा तो आपकी रियल साइकोलॉजी विल कम इनटू द फोर। सो आपको 10 सेकंड के अंदर एक वर्ड पे आपको उसका सेंटेंस बनाना है। एक सिचुएशन दिया जाएगा, उसका रिएक्शन लिखना है 15 सेकंड्स में। और ऐसे आपको 60 वर्ड्स दिए जाएंगे, या आई डोंट नो द नंबर्स नाउ, बहुत साल हो गए अब, बट फॉर्मेट सेम ही है अभी भी। उसमें ये जो चीजें हैं, अगर आप पढ़ने लगे सिंपल यू नो स्टोरी और गुड सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स और जो भी है सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, आप कुछ भी आप पढ़ लें तो आप वो इजीली निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। सर अगर मैं आपसे पूछूं, what was the hardest mental battle you personally fought अपने ट्रेनिंग के टाइम पे? ओके, मेंटल बैटल ऐसा I was mentally very tough actually, I have to tell you that. मतलब I don't see anything as an obstacle. एनसीसी की वजह से? शायद एनसीसी definitely helped me because एनसीसी and plus also my upbringing was not very easy. मतलब हम बड़े हुए डिफिकल्टीज के बीच में ही, यू नो, so there was a lot of disturbance. We upstaked from one place to another. My family, you know, got upstaked. बड़े होते हुए भी you had hardships. It was not a cakewalk. It was not easy. तो वो होते होते you started to believe that life is tough and you have to get through it and make whatever is the best that you can make of it, right? So वहाँ से ही start हुआ। लेकिन अगर मैं एकेडमी की बात करूँ, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा टफ सिचुएशन जब आया, I can call it when I broke my right wrist almost towards the end of the training, like 2.5-3 months before the passing out parade. And I broke my wrist and the doctor said that आप
हॉस्पिटल में आपको रहना पड़ेगा, आपको हम लो मेडिकल कैटेगरी कर देंगे, आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने उनसे प्लीड किया, आई सेड सर मैं ट्रेनिंग कर लूँगा, मेरे हाथ में प्लास्टर लगा के मैं पूरी ट्रेनिंग करूँगा, मैं कभी भी मतलब आई विल नॉट मेक माई सेल्फ इवन एब्सेंट फॉर अ डे। तो मैंने वो किया, मैंने ट्रेनिंग करी, और जब मेरे हाथ में प्लास्टर था उसको लेकर के मैंने पूरा का पूरा कैंप शत्रुजीत, जो लास्ट कैंप होता है हमारा पासिंग आउट से पहले, वो किया। उसके बावजूद मुझे बताया गया कि आपको हम वी विल पास यू आउट लाइक अ कैडेट, बट वी विल नॉट कंसिडर यू फॉर मेरिट। ओके, दैट वाज, तो अब इसमें थोड़ा ड्रामेटाइजेशन अगर करना है तो रात को क्या था, मैं था एकेडमी कैडेट एडजुटेंट, द सीनियर मोस्ट अपॉइंटमेंट इन द कैडेट्स, राइट, and I used to give a lights out report to the adjutant of the academy every night at 2200 hours. और उस समय हमारे बैरक्स के पीछे there was a very big बरगद का पेड़, उसके नीचे था फोन बूथ। तो सब लाइट्स आउट हो गए, सब सो गए। एक बार मैं चक्कर लगा करके फिर मैं वहाँ गया और मैंने एडजुटेंट को फ़ोन किया, मैंने कहा सर लाइट्स आउट, नथिंग टू रिपोर्ट। उन्होंने बोला शकील आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा कि शकील वी हैव टेकन अ कॉल दैट सी डोंट गेट डिसहार्टेंड। पहले उन्होंने स्टार्ट किया तो मुझे पता ही था क्या बोलने वाले हैं, बट आई वाज स्टिल लाइक, उन्होंने कहा कि शकील सिंस यू नो यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू गिव योर फाइनल टेस्ट्स एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू वी विल नॉट बी एबल टू कंसिडर यू फॉर मेरिट। तो मैंने बोला सर आई थिंक, मैंने एक वहाँ पे क्या होता है कैडेट्स नॉर्मली बात नहीं करते हैं या यू डोंट रिस्पॉन्ड और रिप्लाई। So I said, sir, but I think that the initial test that you conduct, that can be taken into consideration, because isn't that the purpose for taking an initial test, so that you can actually measure the competence? तो बात नहीं, फाइनल टेस्ट तो फाइनल टेस्ट है, वो नहीं करोगे तो वी कांट कंसिडर यू। जी। तो मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे आई जस्ट हैड अ मोमेंट वेयर आई थॉट यार I have worked hard for this and I'll not be considered for merit. मेरे को normal pass out कर देंगे, ये तो कोई award शवार्ड तो मिलेगा ही नहीं मुझे। Not that I was gunning for the award, but I was very close to it. Right. तो फिर मैंने सोचा कि यार अब इतने दूर आ गए हैं तो let's try. So then I had a 4-week plaster. जी. I ripped out the plaster in 2.5 weeks. ठीक है. And I went for the final test with the there's a, जो बैच में रह जाते हैं लास्ट की तरफ, उनका एक लास्ट टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट में मैं जा करके आई पास्ड ऑल माय टेस्ट। जी। द कमांडेंट केम टू सी दैट टेस्ट बिकॉज ही फियर्ड कि कहीं पार्शलिटी तो नहीं हो रही है इसके साथ, कि एडजुटेंट यूज्ड टू लाइक मी अ लॉट बिकॉज I used to report to him and everything, and I was a very upright cadet, so he had a soft corner, I have to say that. तो उन्होंने बोला कि नहीं टेस्ट तो इन्होंने सारे कर लिए, एंड दैट्स हाउ आई पास माई टेस्ट एंड आई रोट माई एग्जाम्स, ऑल माई पेपर्स विद माई लेफ्ट हैंड। आई प्रैक्टिस्ड राइटिंग विद माई लेफ्ट हैंड बिकॉज आई वॉज नॉट गिवन अ स्क्राइब, सो आई रोट माई टेस्ट विद माई लेफ्ट हैंड, gave all my tests, taking out my plaster, and then the round of interviews happened, and then I got the sword. So, sir, sword of honor अपने आप में ही एक ऐसा it's an award that is given to you, जिसको प्राप्त करने के बाद इंसान की शान जो है वो अपने आप में ही अंदर से ही बढ़ जाती है, right? What truly separates the best cadet from the rest? Is it talent, mindset, discipline, or there is something else जो कि सिखाया या समझाया नहीं जा सकता? नहीं, मुझे लगता है कि सिखाया और समझाया जा सकता है। एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज डिसिप्लिन। और दूसरा ये है कि आप में वो जो जज्बा जिसको बोलते हैं ना, जब हम बात करते हैं कि कुछ भी कर गुजरने के लिए, आप कुछ भी कर जाओगे उसको पाने के लिए, वो जज्बा आप में होना चाहिए। एंड इट इज़ नॉट अगेन लाइक जस्ट लाइक यू सेड, इट इज़ नॉट हैपनिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम।
you do it incrementally. From the day one when you entered the academy, the way you carry yourself, right, the way you conduct yourself, the way you behave with your course mates, Right. the way you interact with your instructors, True. the way you respect and regard and learn from your ustads, हाँ, and the way you deliver. So आपकी physical, mental, emotional, technical सारी skills जो है वो निचोड़ करके आप अपने आप में अगर रखते हैं, then I would say that you can be at the top of the league and you can actually get the awards that you want. So I passed out with the gold medal for cross country. So I was first in cross country. I was the best in drill and turnout, and I got the silver medal for order of merit, wow, and I got the sword. Sword is given to an overall best gentleman cadet. So आपके हर department में if you have performed well, right, that is when you get the sword. And I think they were very deserving candidates with me. मेरे पिछले कोर्स में sword of honor दिया ही नहीं. If you look at the website of OTA, you will find that the course is blank. So I'm not saying the reason or whatever, but this is what it is. It is not given if it is felt that it can't be given. I'll leave it at that. मतलब ये हर किसी को नहीं मिलता. जी. Only the deserving नहीं कहूँगा, most deserving candidate I mean, I've Gets been it? lucky. Yeah. gets it because of his performance, her performance, Yes. क्योंकि उसने करके दिखाया. Yes. सर फेवरेट पनिशमेंट कौन सी थी आपकी ओटीए के टाइम पे? क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ तो फेवरेट होती है. एक ऐसी पनिशमेंट होती है जिसको आप इतना खा लेते हो ना, इतना खा लेते हो, इतना पी लेते हो, इतना उसको पहन लेते हो कि वो आपकी फेवरेट ही बन जाती है. मैंने पनिशमेंट दिया किसी को सीनियर टर्म में, जो जूनियर्स को, वो भी एक फेवरेट पनिशमेंट थी मेरी, जो बहुत ही फेवरेट है. बट मेरे साथ ऐसा था कि मेरे वहाँ पे क्या होता है ना, आपको जब आपके लेटर्स आते हैं बाहर से कहीं से, तो आपको हर एक लेटर वो सीनियर्स लेके आ जाते हैं. राइट. फिर आपको बुलाते हैं, कम हियर, यू हैव गॉट अ लेटर. तो यस सर, कहता टेक 50, तो 50 पुशअप लगाने पड़ते हैं. तो एक लेटर मिलता है. तो मुझे बुलाया, सीनियर ऐसे लेटे हुए थे अपने बेड पे पूरा सर पे, और मुझे शकील, यू हैव गॉट लेटर. यस सर. यस सर क्या? टेक 50. मैं 50 पुशअप लगा खड़ा हो गया. तो ही सैट अप, हो गया 50? यस सर. तो मैं 25-30 सेकंड में 50 पुशअप करके खड़ा हो गया. तो आई वॉज एक्चुअली क्रेजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, उस समय मेरे फिजिकल्स अलग लीग में थे. फिर उन्होंने कहा एक लेटर नहीं तेरे 2 लेटर आए हैं. मैं कहा राइट सर. टक नीचे 50 एंड खटा. ही कॉल्ड द बैच, हिज कोर्समेट्स. ही सेड भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. अच्छा लगाओ पुशअप लगाओ. तो मेरे पुशअप के डेमो हो रहे थे. मुझे उन्होंने कम से कम 250 पुशअप करवाए होंगे वहां पे. उसके बाद भी जब मैंने 250 कर लिए, मुझे कहा लेग्स ऑन द बालकनी. So I put my legs on the balcony. I was there for 15 minutes like that. Then finally I could not take it. Then I got down. Then he left me. ठीक है. और मेरा फेवरेट जो था, जो जूनियर्स थे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि I never used to punish people. I was the ACA. बट सीनियर्स का जब कोई इंडिसिप्लिन होता है या कुछ होता है तो रगड़ा होता है. तो इसमें क्या हुआ, the adjutant, Major Purushothaman, was coming on a scooter, and the junior batch के पूरी साइकिल की स्क्वाड जो है फुल स्पीड पे जा रही थी WT लोकेशन के लिए, वेपन्स ट्रेनिंग लोकेशन के लिए. तो they almost sort of crashed into the adjutant. He probably fell down from his scooter. So he called me and he gave me a piece of his mind. He said कि this is not happening. ACA, you're not controlling your juniors. तो उन्होंने मुझे डांट लगाई. अब वापस आकर के मैंने उन स्क्वाड को बुलाया. मैंने कहा आ जाओ, क्या किया तुम लोगों ने? एडजुटेंट इज नॉट हैप्पी. ओके ठीक है, एक काम करो. इट वॉज 8 o'clock in the evening आफ्टर डिनर. मैंने कहा 30 seconds अराउंड ऑफ द बैरक्स. अब आप चेन्नई की हीट में वेयरिंग अ टाई एंड यू आर गोइंग अराउंड द बैरक्स, you are half dead almost because of the humidity and sweating. आए, मैंने कहा कि टेक 50 पुशअप्स. 50 पुशअप्स तो होते नहीं है. मैंने कहा स्टार्ट करेंगे 1 से. द मोमेंट वन ऑफ यू मिसेस वील स्टार्ट फ्रॉम 1. ऐसे करते करते वो 100 पुशअप्स तो लगा लिए उन्होंने सारे.
फिर मैंने कहा लेग्स ऑन द वॉल. Within 5 minutes, all 3 were completely gone. So my style of basically giving any kind of physical, I won't call it punishment. It's like a toughening them up mentally, not in a dirty way, not in a bad way, but to make them tough and also to realize that you will not do it again. So ये style of punishment, take one muscle and then get on with it. सर ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट डे कैसा था आपका? व्हाट इज द मेमोरी जो कि आज भी आपके साथ है? Okay. So I was the parade commander for the passing out parade. And so what they do is आपका सारा कुछ evaluate हो जाता है. And you are not told जी that you are getting the sword. Right till the moment हम जो drill square अगर आपने देखा होगा videos में, तो that drill square has got a big gate. It opens and the parade commander starts walking from there and comes and does thumb, and then the others follow and they assemble. तो मुझे जो याद है कि we were all, और जो squad होता है 5 लोगों का या 6 लोगों का, प्रापक बोलते हैं उसे. दे आर दी अवॉर्डीज एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्क्वाड्स, एंड इफ द परेड कमांडर इज ऑल्सो गेटिंग द अवार्ड, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. तो वो प्रापक को पहले इकट्ठा करते हैं और एडजुटेंट अपने घोड़े पे बैठे होते हैं और वो बताते हैं यू विल गो इन दिस ऑर्डर. राइट. उससे पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हर कोई वो 5 में से स्वॉर्ड लेने की प्रैक्टिस करता है, हर कोई उसमें से गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लेने की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किसको मिलने वाला है. तो जब हम फाइनल डे पासिंग आउट परेड is there, and then I'm the parade commander and I'm standing with the prapak, and the adjutant turns around and he says, Shakil, you're getting the sword. And then he tells the others and then he walks away. So that is the moment where you realize that, oh, this is what it is. Now I know the order. So then walking from there, so that gives you a moral boost. You are like, on fire, and you just walk across and do your thing after that. So that is the memory that I have. Then he turns around and he says, because even then we were not sure who is getting the sword in the 5 of us. सर पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी आपकी? मेरी तो अंबाला में पोस्टिंग हुई थी. फर्स्ट पोस्टिंग वाज अंबाला, एंड आई केम. तो उसकी भी स्टोरी है कि मेरे को जब लेने आए थे, उसका हर बटालियन में कुछ ना कुछ ये होता है. हाँ जी. तो मैं पहुंचा दिल्ली से. आई वाज सपोज टू कम बाय ट्रेन, एंड आई वाज सपोज टू बी रिसीव्ड एट द अंबाला रेलवे स्टेशन, कैंट रेलवे स्टेशन. तो मेरी ट्रेन मिस हो गई क्योंकि उड़ीसा से जो ट्रेन आई वो लेट हो गई और ये वाली निकल गई. तो मैंने बस पकड़ी और फिर मैं अपना सोर्ड और अपना एक रक्सैक और एक पूरा हमारा जो बॉक्स होता है वो लेकर के, स्टील बॉक्स, फौजी वाला जो पुराने स्टील बॉक्सेस होते थे, तो वो लेके मैं पहुंचा. बस स्टैंड इज ऑपोजिट दी अंबाला रेलवे स्टेशन, कैंट रेलवे स्टेशन. तो आई जस्ट क्रॉस्ड ओवर विथ माई स्टफ. तो मैंने देखा 3 टन खड़ी है एक, तो 3 टन तो फेज आउट हो चुकी है. 3 टन खड़ी. तो मैं पहुंचा, मैं सोल्जर्स को देखा, मैंने कहा कि आप लोग यहाँ पे, हमारे साहब आने वाले हैं. मैंने कहा मैं ही तुम्हारा साहब हूँ. सो उन्होंने सल्यूट वलूट मारा, उन्होंने सामान लेके रख लिया. मैंने कहा कोई मुझे लेने आया है? तो उन्होंने कहा हाँ, लेफ्टिनेंट साहब आए हैं आपको लेने के लिए. मैंने कहा लेफ्टिनेंट? तब तो सेकंड लेफ्टिनेंट होता था मैं. I was, I think, one of the last batches to be passed out as second lieutenant, single star. तो 1 star general बोला जाता था हमें. तो I was dressed in jeans and a t-shirt. तो मैं पहुंचा. अभी जो मेरे सीनियर सबाल्टर्न है, मैं उनका नाम लूँगा, स्टिल सर्विंग, ही इज अ ब्रिगेडियर नाउ, एंड ही वाज 1.5 years सीनियर टू मी. तो मैं अंबाला रेलवे स्टेशन के अंदर, कैंट के अंदर चला गया कि भाई मुझे कौन लेने आया, मैं उनको पहले जाके मिलता हूँ, क्योंकि ही वुड बी अननेसेसरी लुकिंग एट द ट्रेन. तो आई वाज कमिंग अप द स्टेयर्स एंड ही वाज कमिंग डाउन द स्टेयर्स, वेरी स्मार्ट खालसा with his cravat and all, बिल्कुल फॉर्मली ड्रेस्ड. और मैं जीन्स और टी शर्ट में ना हाथ ऊपर करके मैं पहुंच गया. मैंने उन्हें देखा. अब 2:30 बजे रात को वो एक ही है, तो वही लेफ्टिनेंट साहब होंगे और तो कोई होगा नहीं. तो मैं कहा गुड इवनिंग सर.
यस तो सर आई एम सेकंड लेफ्टिनेंट शकील अहमद रिपोर्टिंग सर। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा कि ये यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आया है टाइप्स, यू नो, वेयर इज योर यूनिफॉर्म। मैं कहा आई एम सो सॉरी सर, आई मिस माय ट्रेन, आई हैव कम बाय बस, इफ यू गिव मी 5 minutes आई विल चेंज इनटू यूनिफॉर्म सर। नॉट रिक्वायर्ड। अब 3 बजे आए मुझे लेने, तो बेचारे वैसे ही पके हुए होंगे। तो कम ऑन लेट्स गो। तो हम गए, फिर 3 टन में बिठाया मुझे। 3 टन में मैं बैठा बीच में, फिर साइड में। तो वहाँ पे क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज दैट आर कुक्ड अप कि ये एरिया खतरनाक है, यहाँ पे बटालियन है अभी, तो तुम्हारे ना आईडी डिपॉजिट हो जाएगी, आईडी कार्ड। तो बेसिकली मेरी आईडी कार्ड को लेकर के कुछ एक वो वहाँ प्रैंक करेंगे, उनका वो होता है। तो मैं गेट पे पहुंचा, मुझे वहाँ पे गार्ड ने मुझसे मांग लिया आईडी कार्ड। मैंने कहा भाई आइडेंटिटी कार्ड आई कांट शेयर। कहते नहीं साहब, सबने डिपॉजिट किया, आप भी करिए, ये रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। मैंने कहा लाओ रजिस्टर दिखाओ। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि ये तो कुछ तो चल रहा है, लेट्स जस्ट प्ले अलोंग। मुझे भी नींद आ रही थी, तो मैंने साइन वाइन करके मैंने कहा आईडी कार्ड, आपका नाम बताओ, आपकी शक्ल दिखाओ। देख लिया मैंने कि कौन है, मैं पकड़ूंगा आपको। देन आई वॉक विथ हिम। आई सेड सर कहाँ जाना? तो उस समय आपको ट्रूप्स के साथ टेंट में कम से कम 2 से 3 महीना रहना होता है इन द। तो मुझे हेडक्वार्टर्स में वहां पे नो रैंक्स टू बी वॉर्न, राइट। मुझे लेकर के वहां पे बोला भाई ये रहा तुम्हारा तंबू, ये रहा तुम्हारा ये टॉयलेट का टेंट, और ये पहले तो आप रात भर में डिग योर स्नेक ट्रेंच, फावड़े वावड़े सारे दे दिए। तो पहली रात में किसी तरह से लगाया। एक बंदा भी दिया हेल्पर, जो यू नो ही वाज बडी, उनको बडी डिफाइन कर दिया उन्होंने। We don't call them helpers these days, and it's very politically incorrect now. And so he basically was my buddy, and he was also a young recruit who had come. उसने मुझे हेल्प किया, टेंट वेंट हमने सेटअप कर लिया, और मैं जस्ट सोने ही वाला था तो एक हवलदार साहब आए। कहा साहब हमने सुना आपके पास वेपन है। मैंने कहा कि वेपन? मेरे पास वेपन तो नहीं है। अरे साहब तलवार है आपके पास? मैं कहा हाँ यार, वो तो मेरी सोर्ड ऑफ ऑनर है, वो मैं लेके आया हूँ। कहता नहीं साहब, आपको हम ये तलवार रखने नहीं दे सकते, ये तो गलत है, अभी आपके पास लाइसेंस है इसका? मैं कहा हाँ है लाइसेंस मेरे पास। तो वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे हो गया कि उन्हें सोचा नहीं था। मेरे पास उसका चार्ज ऑफ का लेटर था फ्रॉम द एकेडमी। तो उन्होंने बोला नहीं साहब, हमको ऑर्डर है, आपको लेके जाना है। मुझे क्वार्टर गार्ड में डाल दिया, जेल में, जो होती है यूनिट की जेल होती है। तो मुझे ले गए वहां पे, करीब 3:30-4 बज रहे हैं। मैंने कहा यार ये अब तो बड़ा मतलब मुश्किल है। मैंने कहा कि प्रैंक ही चल रहा होगा। फिर मुझे वहां पे डाल के एक नीचे चद्दर में जमीन पे मैं सोया। तो सुबह सुबह जो मेरे सबाल्टन थे वो आए, अरे शकील यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ही वाज प्रिटेंडिंग कि क्या हो रहा है। मैंने कहा सर आप तो ऐसे मत करिए, आपने बता दिया, ऐसे मुझे फंसा दिया यहाँ पे। नो नो व्हाट हैव यू डन यार, ये वो योर आईडी इज लॉस्ट। ऐसे मैंने कहा आप ही ने तो बोला था देने के लिए। तो वो पूरा बैकफुट पे चले गए। फिर वो कहते नहीं तुम्हारी पेशी है, वेयर योर नंबर 1 यूनिफॉर्म एंड कम टू द सीओ's ऑफिस। मैंने कहा ये क्या हो गया? मुझे सीओ ऑफिस ले गए, और इट वाज अ संडे। तो मैं देखा संडे को सारे यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। तो एक कैप्टन थे हमारे सीनियर, वो सीओ के टैब्स लगा करके ही इज सिटिंग इन द सीओ's चेयर फॉर द प्रैंक। ओके। और मुझे बुलाया, मुझे मार्च करके अंदर करा। फिर उसके बाद मुझे खूब डांट लगाई, यही ड्रिल है तुम्हारी, यूजलेस ड्रिल, ये वो करके फिर बाहर भगा दिया मुझे। मैंने कहा यार मैं ड्रिल एंड टर्नआउट का मेडल लेके आया हूँ। ये मेरी ड्रिल मतलब बहुत अच्छी है। तो प्रैंक ही कर रहे होंगे ये लोग। तो फिर बाहर निकला, फिर मुझे कहते हैं यू हैव बीन टू कनाडा रिसेंटली? मैं कहा सर दिस वाज बिफोर द एकेडमी। कहता नो, देयर वाज अ फुट एंड माउथ डिजीज in Canada when you had visited, we'll have to test you. मैं कहा अरे सर, ओके सर, राइट सर, यस सर, 3 bags full यही होता है। मुझे भेजा आरएमओ के पास, मेरे 1 बोतल खून भी निकाला। इतना रियल प्रैंक बनाने के लिए कि इसको टेस्ट कराना है। तो तब तक तुम वहीं रहोगे तंबू में, तुम्हें ये कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं वापस आया, फिर उन्होंने जो भी मतलब था, दैट होल प्रैंक एंड ड्रामा कंटिन्यूड, एंड it got over after some time obviously, but that creates that bonding and the feeling of belonging with the seniors, and तो इस मजाक में जो कैप्टन जो बने थे सीओ, उन्होंने एक सीनियर ऑफिसर को सामने डांट भी दिया, यू शट अप। वो मौका देख करके बीच में वो कुछ बोल रहे थे, उनको डांट दिया उसने। आज तो हाँ बिल्कुल। तो बाद में अभी भी जब हम मिलते हैं यूनिट के रेजिंग डे में जाता हूँ मैं,
तो ये सारी बातें होती हैं, हर बार ये बातें होती है कि ये कैसे हुआ था, अच्छा तुमने तो उनको भी डांट दिया था. So it is fun days basically. That was my entry into the unit. That's what. सर आगे चल के कहाँ पोस्टिंग, मैंने सुना आप पाकिस्तान बॉर्डर पे भी पोस्टेड थे कुछ समय के लिए. हाँ, तो वो क्या होता है, AD was a very scarce arm. मतलब we had less resources for more AD vulnerable areas उस टाइम पे. I'm talking 96, 99. तो जब ऑप विजय हुआ जो कारगिल के ये था, तो उस समय मुझे एक जियोग्राफिकल रेफरेंस दे करके मुझे एक रेडार स्टेशन लेकर के बॉर्डर पे भेज दिया. तो वहाँ पे कोई पहले ही ऑलमोस्ट मैं रिप्लेस कर रहा था एक सीनियर ऑफिसर को, तो मैं वहाँ गया, मैं वहाँ डिप्लॉय हो गया. और मेरा जो टेंट होता है वो कम से कम 4-5 फीट गड्ढे के अंदर छुपा हुआ, ऊपर नेट, एवरीथिंग वाज देयर. बट मेरे पास जो रेडार सिस्टम था वो बहुत बड़ा था. वो 2 टैंक ट्रांसपोर्टर व्हीकल्स थे. एक मेरे पास शक्तिमान था, एक मेरे पास विलीज जीप थी, और एक मेरे पास था व्हाट डू यू से 12 जवान थे. तो हम इतने ही थे, और मेरे आसपास 2-3 किलोमीटर तक एक इन्फेंट्री यूनिट थी, एक आर्टिलरी यूनिट थी. तो वहाँ जाने के बाद में इनफैक्ट मैं गाड़ी चलाना, 4 व्हीलर चलाना, आई लर्नड इन 1 नाइट इन दिस विलीज जीप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो हुआ ये कि उस समय ना ड्राइवर्स की शॉर्टेज होती थी, तो हमारे पास जितनी गाड़ियाँ थी, AD इज अ वेरी इक्विपमेंट हैवी आर्म. सो वी हैव रेडार्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जनरेटर्स, सबके लिए टोवर ट्रक्स चाहिए होते हैं, व्हीकल्स चाहिए होते हैं, उन सब के लिए ड्राइवर्स चाहिए होते हैं. तो उतने ड्राइवर्स नहीं थे. तो जब ये जाने के लिए हमारा डिप्लॉयमेंट के लिए आया कि आपको डिप्लॉय करना है जी, और सारे फ्रंट्स कवर करने हैं, तो आपको भी डिप्लॉय करना है. और मुझे बताया गया कि ये आपका ट्रूप है, आपको लेकर के जाना है इस लोकेशन पे, और ये आपका ड्राइवर है, बट ये नया रंग रूट आया, इसको भी ड्राइविंग नहीं आती है. तो मेरे बैटरी कमांडर ने बोला, आई डोंट नो, लर्न एंड गो, टेक द ट्रूप. तो मैं आई थिंक आई वाज द कॉन्वर्ट 2IC. तो मैंने वो 2 चक्कर एमटी में गाड़ी उससे सीखी. 3 गियर्स होते हैं विलीज में, तो मैंने वहीं 2-3 चक्कर लगाए, और उसके बाद में मैं ट्रूप के पीछे पीछे उस गाड़ी को लेके रात भर 6 to 7 आवर्स की ड्राइव थी. तो आई लर्न ड्राइविंग दैट वे इन 1 नाइट, 4 व्हीलर की. तो और वहाँ पे जो बॉर्डर था, वहाँ पे ऐसा था कि जब हमारे सीनियर आए वहाँ पे, तो एक होता है आपको उनकी ब्रीफिंग करनी होती है. तो मैंने उनको बताया कि श्रीमान, सामने उठी हुई ज़मीन पाकिस्तान, पिल बॉक्सेस थे वहाँ पे पाकिस्तान के, और वो डिच कम बंद बोलते हैं हम, DCB होता है, उसके इस तरफ मैं था, और आगे तो वो 400 मीटर भी नहीं था. तो वो जो आए थे उन्होंने बोला, हमारे ब्रिगेड कमांडर ने, कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाई आर यू हियर. तो मैंने उनको बोला कि सर, आई हैव बीन गिवन अ जोरेफ एंड आई एम हियर. तो मुझे कहते हैं, नो, यू हैव टू गो एटलीस्ट आउट ऑफ द आर्टी रेंज. तो उसके चक्कर में काफ़ी मेरी, बिकॉज क्या होता है, एज अ जूनियर ऑफिसर, वेरी जूनियर ऑफिसर, यू आर नॉट प्रिवी टू दोज काइंड ऑफ डिसीजंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि आपको कोई लोकेशन पे भेजा तो आप चले जाते हैं. तो वहाँ पे क्या हुआ, सीनियर ऑफिसर्स के बीच में थोड़ा कुछ ये हुआ, जिसकी वजह से फिर मेरे CO को और मेरे बीच में थोड़ी बहुत अनबन हुई. और वहाँ से फिर मैं वापस गया काफ़ी दूर. तो वहाँ पे एक बहुत ही फनी सिचुएशन ये हुआ कि मेरे 2IC आए, सेकंड इन कमांड, वो भी सरदार जी ही केम, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई कहाँ पे तू डिप्लॉयड है. एंड तो मैंने उनको जगह दिखाई है. वो तो वहाँ पास में ना अब्दुल हमीद की समाधि थी. 71 में बंकर्स बने हुए थे. तो मैं उनको लेके गया, मैं कहा सर ये अब्दुल हमीद की समाधि है यहाँ पे. तो मजाक में, ये अब्दुल हमीद की समाधि है, एक शकील अहमद की भी हो जाएगी कुछ हुआ तो. मैं कहा सर बढ़िया है ये, मैं कहा उसके लिए तो हम तैयार हैं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो उसमें भी वी यूज्ड टू जोक अराउंड अ लॉट, एंड दोज टाइम्स वे डिफिकल्ट, बिकॉज एक तो इंजर्ड थे वो 2IC, उनका एक एक्सीडेंट हो रखा था. फिर ही वाज देयर विद मी. वी मूव्ड बैक टू अ प्लेस कॉल्ड घरियाला. वहाँ पे हम लोग कुछ महीने रहे. फिर वी मूव बैक. हम जिस सेक्टर में थे वहाँ पे कुछ आगे
exigency नहीं हुई. We didn't fight over there and no conflict took place. सर आपके टाइम पे एयर डिफेंस ऑफिसर होना और एयर डिफेंस ऑफिसर का रोल क्या होता था, क्योंकि आज के समय में तो वी ऑल नो इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है कि एयर डिफेंस ऑफिसर होना ही एक बहुत बड़ी बात है, एंड देयर आर लॉट ऑफ एयर डिफेंस ऑफिसर्स, राइट? Correct. बट बैक देन व्हाट वाज द सिचुएशन एंड व्हाट वाज द रोल? So एयर डिफेंस इज अ वेरी डाइवर्स आर्म जिसको बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे देयर आर वेराइटी ऑफ वेपन सिस्टम्स and they are meant for a variety of vulnerable points, vulnerable areas, right, and vital installations. तो हम जैसे I was with a L70 and a USFM जिसको बोलते थे हम उस समय, अब तो phase out हो गए हैं वो, but L70 I think is still there. तो L70 is an anti-aircraft gun, you know, and आपको सारी चीजें सिखाते हैं जब आप young officers course करते हैं to go back. As soon as you get commissioned into a particular arm, आपको उस आर्म के वेपनरी और उनके टैक्टिक्स और उनका ऑपरेशंस का पूरा जो है पढ़ाया जाता है. दैट इज कॉल्ड द यंग ऑफिसर्स कोर्स. सो बटालियन से जब मैं यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए गया, मुझे एडी में जितनी वेपन सिस्टम्स हैं, आई वाज ट्रेन्ड ऑन एवरी सिंगल वेपन सिस्टम. एयर डिफेंस में जितना भी वेपन है, और सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ वेपन सिस्टम्स जो है, अब वो मैं मतलब अभी स्टिल इन सर्विस हैं तो मैं वो नहीं बताऊंगा, बट वो सारे अवेलेबल भी हैं आज की देर में, पब्लिक है मोस्टली. तो आपकी लाइक मिसाइल सिस्टम से लेकर के, गन सिस्टम से लेकर के, रेडार सिस्टम से लेके जनरेटर तक, आपको एवरीथिंग. एन ऑफिसर शुड नो एवरीथिंग. ऑपरेट करना और उसको मेंटेन करना नहीं होता है माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपको सिखाते सब कुछ है, पढ़ाते सब कुछ है. मतलब इफ आई हैव टू टेल यू, हम बहुत क्रिप करते थे जब हम वायोस कर रहे होते थे कि रेडार में पल्स कहाँ से निकलता है और पल्स कहाँ पे घुसता है वापस रिफ्लेक्शन में. तो वी यूज्ड टू रीड द शकोल्निक जो बुक होती है रेडार इक्वेशंस की, वो बुक तक मतलब पढ़ना पड़ता है हमें, और उससे टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं और गन्स के बारे में बिल्कुल इन डिटेल. मतलब यू हैव टू गो, बिकॉज इफ यू डोंट नो हाउ टू मेंटेन अ गन, देन यू कैन नॉट oversee or supervise the technical people maintaining that gun. Right. So I have to know every single bit, like the pneumatic system, the braking system, the इसमें greasing कहाँ पे होती है, इसके कितने grease के points हैं, every single, the barrel, उसका weight, barrel में अगर ये टूट गया तो फिर क्या इसका impact होगा गन के ऊपर. तो बहुत ज़्यादा rigorous पढ़ाई होती है. So air defense is something where if public, या aspirants को मैं बोलूँ कि if you intend to get into air defense, nowadays it is a lot of different new technologies that have come in, right? So आप drone systems, anti-drone systems, UCAS, you name it, and now it is there. उस टाइम पे भी यहाँ तक नहीं पहुँचे थे, but we had a lot of technological sort of items to study. तो एस्पिरेंट्स को ये मान के चलना पड़ेगा कि पढ़ाई तो बहुत करनी पड़ेगी फौज में, और खास करके एडी में. इट्स नॉट इजी. इफ यू वांट टू रियली बी वन ऑफ द टॉप ऑफिसर्स इन एयर डिफेंस, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू बी ऑफ अ टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड. नॉट नेसेसरीली कि आप इंजीनियरिंग करके आओ या एक पीसीएम ग्रेजुएट होना मेरे ख्याल से अब जरूरी कर दिया होगा एडी में भी, बट आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, सो आई वोंट कमिट ऑन दैट. But you need some skills to understand technical things. आपका फेवरेट वेपन कौन सा था? अच्छा, मेरे तो सारे फेवरेट वेपन्स थे. आई यूज्ड टू लव फायरिंग ऑल वेपन्स, बट इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर फेवरेट नहीं है. आई लव द L70 फायरिंग, जो कि मतलब हैवी ड्यूटी गन्स होती हैं, वो एंटी एयरक्राफ्ट 2.5 किलो का उसका राउंड होता है, और 300 राउंड्स पर मिनट की फायरिंग वो होती है उसकी. And it is basically fired on local and radar powered control also. It's still one of the potent weapons, I would say. मतलब उसकी जो फायरिंग की जो धम 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 जब फायरिंग निकलती है, that gives you a huge kick. And उसकी जो ड्रिल होती है, 6 लोगों की ड्रिल होती है, वो बहुत सही ड्रिल होती है. उसकी ड्रिल आप देखेंगे, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब. L70 में उसकी गन ड्रिल बोलते हैं जो,
उसमें एक स्टडी रिंग होती है 2 जगह, जो लोडर्स होते हैं उनके लिए 2 रिंग्स होती है, तो उससे जंप करके बाहर निकलना, जो यू फ्लाई आउट ऑफ दैट गन एंड देन गेट इन, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब एंड यू चेंज द बैरल आफ्टर अ फ्यू राउंड्स। तो वो बैरल चेंज करने का 130 किलो का बैरल होता है शायद, उसको 4 लोग उठा करके उसको चेंज करते हैं तुरंत ड्यूरिंग बैटल। तो इट्स अ वेरी टीडियस थिंग फॉर द गनर्स टू डू दैट, बट इट इज अमेजिंग, आई लव दैट वेपन। बट इसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जी, वेरी फनी। मेरा कॉर्पोरेट में आने के बाद यूएस जाने का था, तो आई अप्लाइड फॉर अ यूएस वीजा एंड माय यूएस वीजा इंटरव्यू केम अबाउट एंड तो द लेडी एट द काउंटर आस्क्ड मी, सर आर यू वेपन्स ट्रेन्ड? मैं कहा यस मैम आई एम वेपन्स ट्रेन्ड। तो सर व्हाट वेपन्स? मैं कहा अ लॉट ऑफ वेपन्स मैम। Could you tell me please? मैं कहा मैम फ्रॉम द पिस्टल टू द राइफल टू द मीडियम मशीन गन टू shoulder fired the Carl Gustav rocket launcher to air defense air defense guns. She looked at me and she went back. She said I'll just be back sir. मैंने कहा हो गया, वीजा नहीं मिलने वाला। एक तो नाम में अहमद लगा है तुम्हारे, और एक आपने पूरे वेपनरी सिस्टम्स बता दिए इनको। तो मैंने कहा कि देन शी केम बैक, शी सेड कि सर वी विल गेट बैक टू यू, योर वीजा विल बी इशूड, नो प्रॉब्लम्स। तो द पॉइंट इज दैट वो इतने पैरानॉइड थे, और अब मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। आई एम वेपन्स ट्रेन्ड एंड आई एम ट्रेन्ड इन ऑल वेपन्स। क्या पता बैकग्राउंड चेक कर लें और उसके बाद वो सामने आए तो वैसे रिफ्यूजल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो वेपन्स ट्रेन्ड में आई हैड टू शेयर ऑल वेपन्स एंड देन द रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर जो पीछे होते हैं यूएस कॉन्सुलेट में, आई मेट हिम आफ्टर सम टाइम ओनली। तो मैंने बोला कि यार यू गाइज initially stopped my visa and then you gave it. So he said no, we are all paranoid people sitting in the US. They would have seen something and you are trained on a lot of weapons. तो मुझे 10-year multiple entry फिर मिल गया. But that was very funny when the way she reacted कि you're all weapons trained. I think 9/11 भी उसी के आसपास हुआ था। हाँ नहीं, वो तो काफी पुराना हो चुका था, but yeah, मतलब it was still pretty fresh. वो कहते हैं ना कि वो तनाव था उस टाइम पे उस चीज को लेके। मतलब बट सर आपने भी एक बात बोली ना, मतलब समवेयर इट हिट्स अ लिटिल हार्डर, नॉट जस्ट हार्ड, आई विल से इट हिट्स हार्डर। वो एक बहुत ही कॉर्नर है, ठीक है, जहां आपने बोला कि एक तो नाम में अहमद लिखा है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। देयर वाज अ मूवी माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, राइट। करेक्ट। बहुत सारे यंगस्टर्स दे वंडर कि क्या फौज में धर्म मैटर करता है। व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? आपने जिया है वो, राइट? बिल्कुल। तो क्या वो अहमद लगा होना नाम के आगे, उससे कोई फर्क पड़ता है? चलो इस पे मैं एक छोटी सी एनेक्डोट फिर सुना देता हूँ तुम्हें जी। So after my army stint, my other stints in between, I worked for a pharma company. जी. And we were all security leaders and risk leaders, brand protection and stuff. And I used to travel a lot globally. So we regional leaders की meet होती है उसमें, तो उसमें Australian intelligence, US intelligence, then there is Filipino ex-army colonel, there is Singapore police, Hong Kong police, इन सब के बंदे, और फिर एक पाकिस्तानी कर्नल साहब भी थे। तो हम सारे बैठे थे, हमारी सेशंस चल रहे थे जी। तो उन्होंने ऐसे सेशन के बीच में खत्म हुआ, जैसे सेशन ब्रेक टाइम पे वो मुड़े और उन्होंने मुझे ऐसे पूछ लिया कि आई थिंक दिस वाज इन मलेशिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मे बी आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। सो उन्होंने कहा कि शकील यार आपको तो बड़ी तकलीफ होती होगी इंडियन आर्मी में। मैंने कहा भाई सर क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने कहा यार आप मुस्लिम ऑफिसर हो और आपकी सारी लड़ाइयाँ तो इधर ही हैं हमारे साथ। तो आर्मी पार्लेंस में भी रिस्पेक्ट अ लॉट, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स ईच अदर। सो आई सेड सर व्हाट डू यू मीन टू से? मैंने कहा यार तुम्हें तो कुछ बताते ही नहीं होंगे, कुछ प्लान्स अगर है ऐसा तो बाकी जो जितने बैठे थे वहाँ पे उन्होंने सोचा अब तो इंडिया पाकिस्तान स्टार्ट होने वाला है, इनका देखते हैं। सो दे वर ऑल स्माइलिंग।
एंड आई सेड कि सर एक्चुअली मैं, यू राइट, द इंडियन आर्मी ट्रबल्ड मी अ लॉट. तो कहते अच्छा कैसे? मैं कहा सर बहुत तंग किया मुझे. एक्चुअली जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया तो मुझे नॉर्मल पास आउट ही नहीं किया, उन्होंने मुझे सोर्ड ऑफ ऑनर दे करके पास आउट किया वहाँ से. और मुझे बड़ी मुश्किल हो गई, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी वहाँ. तो उसके बाद मुझे जो सबसे अच्छे वाले आर्म है, एयर डिफेंस टेक्निकल आर्म है, उसमें फिर वहाँ पढ़ाई करनी पड़ी मुझे बहुत ज़्यादा. तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जब हम डिप्लॉय हुए, कुछ हुआ था तो हम डिप्लॉय हो गए बॉर्डर पे. वहाँ पे मुझे बुलाया गया और जो वहाँ के जनरल साहब थे उन्होंने मुझे कहा कि यंगस्टर ऐसे तुम्हें नहीं करने देंगे, तुम ये सिटी का एयर डिफेंस प्लान करो. तो मुझे वो भी करना पड़ा, मेरे तो काम बढ़ गए इस चक्कर में. और फाइनली जब मैं अपना टेन्योर ख़त्म करके आई पुट अप माई पेपर फॉर रिलीज, तो मुझे तो हेडक्वार्टर्स बुला लिया गया. मुझे कहा कि हम आपको छोड़ेंगे ही नहीं, आपको अभी और तंग करेंगे, यू कैन नॉट लीव द आर्मी. तो बाकी जो जितने थे काफ़ी हंस रहे थे बेचारे. वो जो कर्नल साहब थे उन्होंने फिर उसके बाद कुछ ऐसा बोला नहीं. बट टू बी ऑनेस्ट, व्हेन इट कम्स टू द आर्मी, आई थिंक रिलीजन का वहाँ पे एक ही मकसद है, टू गेट द यूनिट टुगेदर. लाइक इफ आई एम एन ऑफिसर in the army, my religion is my troops religion, right? And I will do whatever it takes to be a part of those ceremonies, those जो आस्था कहते हैं हम. तो जितनी भी बटालियंस हैं सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं. उनके जो ट्रूप्स जो रिलीजन फॉलो करते हैं उन्हें जो ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल फॉलो करते हैं. जैसे मैं आरती करता था तो मुझे अरदास करना है या पाठ होता है, उसमें एज अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हमारे सिख ट्रूप्स भी थे, मिक्स ट्रूप्स. और जो सोल्जर्स थे उनको ये लगता था कि शकील साहब जो है नारियल बढ़िया फोड़ते हैं, तो इन्हीं को कोई ऑपरेशन से पहले आरती होगी तो सर आप नारियल फोड़िए. तो फिर बिल्कुल धमाके के साथ नारियल फूटता था और शगुन होता था. तो कहीं ना कहीं वॉर हैज़ ऑलवेज बीन, यू नो, यू नीड टू मोटिवेट पीपल थ्रू समथिंग विच कैन बी यूज इन अ गुड वे इन द आर्म फोर्सेज. So when it comes to religion, I think there could be nothing better than the armed forces. जो सर्व धर्म स्थल हम बोलते हैं यूनिट के अंदर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बिल्कुल वो तो बिल्कुल है ही. मतलब पीपल फ्रॉम ऑल फेथ्स आर देयर, एंड वहाँ पे वी डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग अदर देन द, हमारे में वही होता है ना, यूनिट की इज्जत, ठीक है, बटालियन की इज्जत और देश की इज्जत, बस उसी के लिए काम करते हैं. नाम नमक और निशान जिसे कहते हैं, और दूसरा कुछ नहीं. उसके लिए हम रिलीजन जो भी है ट्रूप्स का, हम उसके पार्ट हो जाते हैं. तो लाइक इन द बटालियंस वेयर देयर इज अ मुस्लिम पॉपुलेशन, वहाँ पे जो ऑफिसर जाते हैं वो किसी भी धर्म के हों, वो नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे, वो बाकायदा रोज़े रखते हैं. और मैं जैसा हूँ तो मैंने आरती करी हुई है, जो वहाँ के रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं वो मैंने हवन किया हुआ है मैंने यूनिट के लिए. तो उसमें कोई हमें तो नहीं लगता कभी, और ना ही मैंने ग्रोइंग अप ऑल्सो आई नेवर फेल्ट दैट देयर इज एनीथिंग. बट आई ऑल्सो कांट से कि नहीं होता है ऐसा जी. हो सकता है, बट देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन, राइट. बाकी सिर्फ धर्म के नाम पे ही यू नो गड़बड़ हो रही है ऐसा नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो दैट आर गोइंग रॉन्ग. वी नीड टू करेक्ट दोज थिंग्स आल्सो. But when it comes to religion, I think no better place to be in the army. We celebrate all religions like really well. Every occasion is celebrated. Every religion is celebrated. तो बहुत ही बढ़िया. मतलब I have never faced any kind of discrimination because of my name being Ahmed. I mean that's something that I would want to put across. सर आपने एक और बात बोली कि जब आपने अपना टेन्योर कंप्लीट किया तो जो आपके ऑफिसर थे वो नहीं चाहते थे कि आप जी फौज को छोड़ के जाएं. बिल्कुल. एंड दे वांटेड यू टू कंटिन्यू जी आफ्टर योर एसएसबी टेन्योर, राइट? नो, शॉर्ट सर्विस टेन्योर, राइट जी. बट व्हेन यू लेफ्ट द आर्मी, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि दैट यू हैव लॉस्ट योर आइडेंटिटी समवेयर? मुझे नहीं लगा एक्चुअली. नहीं, बिकॉज आई थिंक एक तो
especially in India, we carry the rank with us एक तरह से, you know, जी. when you, तो everybody starts calling you captain. So मेरे को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने ज्वाइन किया है, वहां पे मेरा नाम से मुझे बहुत कम लोग जानते होंगे. कैप्टन को बोल दो, कैप्टन इज हियर, कैप्टन, तो वो नाम में लगा होता है. एंड यू हैव अर्न्ड दैट रैंक, यू कंटिन्यू विद दैट. So everybody knows my identity as captain only, and I'm very happy with it. Because कैप्टन जो है वो यंग रखता है आपको. मतलब अभी इस टाइम पे शायद मैं बहुत सीनियर लेवल पे अगर होता फौज में, तो आई वुड हैव बीन लाइक अ सीनियर गाय, लाइक ब्रिगेडियर लेवल पे अभी जाने वाला होता. तो उस पे ऐसा रहता है कि यू आर ऑलवेज यंग, यू हैव बीन ए कैप्टन, यू रिमेन ए कैप्टन. एंड आइडेंटिटी पे जो आपने बात किया है, यस, देयर हैव बीन a sense of not getting to the right position after coming out of the armed forces with 7 years of experience, right, where you are taken into the civil, and वो जो है वो right नहीं मिलता है. that in fact, let me put it this way, I came out in 2003 जी. उस समय एवेन्यूज ज्यादा नहीं थे, और जो एवेन्यूज थे वहां पे भी यू वर नॉट पेग्ड एट द राइट लेवल्स. So definitely a lot of us felt that we could have been given better opportunities, because what we did was we completely gave our youth and our prime years from 20 to 29 or so, you have given entire thing with hardships to the country. Right. When you come out, you expect that ठीक है, you will get into something which will be equally respectable and equally, beneficial, or like a family. That doesn't happen. So you have to, therefore you will see a lot of armed forces officers when they come out and transition, they have to change multiple jobs to reach that level of pay parity also. Right. With their counterparts who have started in the civil. It's a big लाइफ ट्रांजिशन, स्पेशली प्रोफेशनल ट्रांजिशन. राइट. क्योंकि आप आज एक ऐसी संस्था के साथ काम कर रहे हो जिसने आपको एक 17-18 साल के बच्चे से एक जवान, एक ऑफिसर बनाया है, और वो पहचान दी है आपको जो आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाली है. बट आप सडनली सब कुछ छोड़ के, सब कुछ पीछे छोड़ के एक नई जिंदगी में प्रवेश करते हो. मेजर लविंदर सिंह चौधरी ने अपने पॉडकास्ट में एक बात बोली थी कि यार फौज ने मुझे सब कुछ सिखाया. बिल्कुल ठीक है, पर उसने मुझे सब्जी खरीदना नहीं सिखाया. उसने मुझे ये नहीं सिखाया कि मुझे यहां पे रुकना है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे अपने टैक्सेस कैसे पे करने हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर नॉट बीइंग टॉट. करेक्ट. इसीलिए हम लोग बोलते हैं फौजी सिविलियन, फौजी सिविलियन. राइट. देयर इज अ बिग डिफरेंस. दे टीच यू थिंग्स जो कि एज अ सिविलियन आपके लिए बहुत ही कॉमन चीजें होंगी. राइट. बट एज एन आर्मी ऑफिसर, एज अ ऑफिसर, वो आपके लिए साधारण चीजें नहीं, वो आप सीख के आए नहीं हो. करेक्ट. और जब आप उस सफर को पूरा करके एक सिविलियन जिंदगी में आते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा कल्चरल शॉक भी होता है कि यार अच्छा ये भी करना है. क्योंकि 10 साल आपने अपनी जिंदगी के, 20 साल आपने अपनी जिंदगी को के एक सिस्टम को दिए हैं. राइट. जहां पे सब कुछ अनुशासित तरीके से हो रहा है. राइट. बिल्कुल. एंड यू कम आउट एंड ऑल ऑफ अ सडन यू लाइक, भाई मैं कहां निकल के आ गया. फ्रॉम बीइंग एन ऑफिसर टू बीइंग अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉई. राइट. सबसे बड़ा कल्चरल शॉक क्या था that completely moved you, like completely moved you कि यार ये क्या हो गया, ये मतलब मैं कहाँ क्या कर रहा था और ये कहाँ आ गया मैं. हाँ, ये शॉक मुझे इनिशियल फेज में लगा था. जब मैं एक्चुअली आई केम आउट ऑफ द आर्मी एंड देन आई जॉइंड अ PSU. तो क्या होता है कि आर्मी में आपकी आदत होती है कि आपने बोला कि ये मुझे 5 मिनट में करके लाओ, तो आपने बता दिया कैसे करना है, क्या करना है, 5 मिनट में वो 3 मिनट में आ जाता है. तो आपकी आदतें खराब है बेसिकली एक तरह से. जब आप यहाँ आते हैं तो आपने बोला कि 5 मिनट में चाहिए, तो बंदा 5 दिन तक दिखाई नहीं देता आपको. बट आई वुड ऑल्सो से दैट
that gave me a big shock, the way things were not being handled properly. The way nobody was taking ownership of the task at hand. In the army we are used to extreme ownership. मतलब extreme क्या है? Right. अब आप उसके लिए गोली खाने को तैयार हो ना, तो उससे ज्यादा extreme क्या है कि I know कि I will, if I go into this I can die, it is okay. सर कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना, ओनरशिप, डिसिप्लिन, ये मिलिट्री के अंदर अबंडेंस में है, बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर लोग ओनरशिप लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको अपने ऊपर कोई टेंशन नहीं चाहिए. उनको ना रिलीव्ड रहना है, उनको स्ट्रेस फ्री रहना है. उनका सिंपल थॉट प्रोसेस है, भाई आज ये नौकरी है, कल दूसरी हो जाएगी. आर्मी में इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. Because you are responsible for the lives of your men and the civilians and the country. You made responsible for it, right? And the biggest part is you choose that willingly. कोई आपको फोर्स थोड़ी कर रहा है आपकी खोपड़ी पे गन रख के. आपको थोड़ी बोला कि आप आर्मी में जाइए. नहीं, जब आप आए हैं वहां पे तो आपने एक माइंडसेट नियत करके आए हैं आप, है ना. वो नियत आपकी स्ट्रांग है, तो आप वैसे ही काम करते हैं. द बिगेस्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द फौजी वर्ल्ड टू द सिविल वर्ल्ड इज दिस, दैट द ओनरशिप दैट फौजी टेक्स इज ऑन अ डिफरेंट लेवल. राइट. और दूसरे उसमें कहते हैं भाई तुझे क्या पड़ी है, इतना क्यों सीरियस हो रहे हो, ऐसे फौज में होता होगा आपके साथ, ये यहाँ पे नहीं होता ऐसे, 30 सालों से नहीं हुआ ऐसा. तो आई हैव हर्ड दीज लाइन्स मेनी टाइम्स बिफोर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट आई गो. ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये तो होता ही नहीं है, और वो हमारे सुनने की आदत नहीं है. तो जहां भी मैं गया हूँ, विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड द सिस्टम टू द एक्सटेंट पॉसिबल, and I have changed whatever was needed to be changed. And if I have found that I can't do it, I have changed the system. So I have gotten into another system, another organization. If you cannot change the system, change the system. Yeah. Sir, what was harder? Surviving army training या surviving the corporate boardroom? I think it is nothing. मतलब मुझे तो दोनों ही चीजें, to be really honest with you, I never felt that I am doing something really great because it comes from within. Right. If I was in the armed forces, I was there because I wanted to be there in that particular situation, and I wanted to do that training. Whatever and however tough it might be, I will do that, and I will do it to my best. Like simple example, उस्ताद ने बोला इस गोल पोस्ट से उस गोल पोस्ट तक दौड़ के आना है और I will take the first 3. Right. So I will put in my best कि मेरी जितनी मतलब औकात है उसके हिसाब से मैं जाके वापस आऊँगा. और वो जब अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपकी अच्छी खासी औकात होगी कि आप कर सकते हो बहुत इजीली. कॉर्पोरेट में सेम थिंग है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट वी डू. यू नीड द सेम काइंड ऑफ लीडरशिप, यू नीड द सेम काइंड ऑफ टीम वर्क, you need the same kind of strategy, your mindset, planning and execution. And there are 3 things that we work with, right? Right. People, process and technology. These are 3 things that you just work with and everything is sorted. Sir, आपके हिसाब से what is the difference between authority and leadership? Especially when it comes to your transition from the armed forces to the corporate world. Authority and leadership, when we talk about it, authority is given to you by an organization, right? You assume, even in the army, you have to earn your respect from the troops. You have to show them that you matter and that you can deliver during the times of crisis. आप सिर्फ stars लगा के कंधे पे, if you think you can command the troops, it is impossible. You will never be able to achieve your goals and your objective. सेम इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. यहाँ पे कि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरी टीम जो है वो मुझे रिपोर्ट करती है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है. आप अपने टू अचीव सक्सेस यू नीड टू गो टुगेदर. एंड अथॉरिटी बहुत सारे लोग उसे मिसयूज भी करते हैं. लीडरशिप इज व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट अथॉरिटी and when you actually use that authority to build the right team, build the right process, right, use that authority for the betterment of the team and the organization, right. And I feel ultimate goal हमेशा clear होना चाहिए लोगों को. कई बार क्या होता था आर्मी के अंदर भी, मैं ट्रूप्स के साथ जब बैठता था या मैं जब भी कभी उनके साथ सेशन होते थे मेरे,
ऑफिशियली ऑल्सो, जैसे सैनिक सम्मेलन हम कहते, तो आई वॉज बैटरी कमांडर, सो आई वुड सिट विथ माई बैटरी ऑफ पीपल एंड I would talk to them. I would make them understand the why of the things. Why are we doing this? What is the purpose of us being deployed? So, जैसे हमारे साथ हुआ ऑपरेशन पराक्रम में, हम डिप्लॉय, सारी आर्म फोर्सेस डिप्लॉय हो गई थी, एंड वी सैट फॉर 1 year on the border without fighting a war. Right. Now the troops start getting impatient. दे स्टार्ट थिंकिंग कि क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, और हम बैठे हैं 50 डिग्री टेम्परेचर में, हम बैठे हैं कहीं दूर, हमारे ट्रूप्स बैठे हुए हैं रेगिस्तान के अंदर या सियाचिन में या जहाँ भी. वो जब बात करते हैं तो आपको एज एन ऑफिसर यू हैव टू हैव द डेप्थ टू मेक देम अंडरस्टैंड कि बॉस दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक वी आर सिटिंग हियर. सो हम क्यों बैठे हुए थे वहाँ पे? बिकॉज वी वॉन्टेड टू इकोनॉमिकली ब्लीड द अदर साइड, बिकॉज व्हेन यू डिप्लॉय, when you are operational, your expenses increase drastically. Logistics increase drastically. Your capabilities, you have to really put them behind your deployment. Agree. दूसरी साइड उतना कर नहीं पाएगा, and they will get economy की weaker day by day. Right? So आपके ट्रूप्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों बैठे हुए हैं. हम तो आए यहाँ 3 महीने हो गए साहब, अब तो यहाँ पे कुछ हो भी नहीं रहा, हम तो कोई पीटी भी नहीं कर रहे अब. ठीक है, और वेपन्स ट्रेनिंग भी नहीं हो रही. तो आपको वो लॉजिक के साथ उसको समझाना पड़ेगा. कॉर्पोरेट में भी सेम है. जब आपके टीम को आपको समझाना है तो आप वो अथॉरिटी को अपनी यूज करिए टू बिकम अ गुड लीडर. अथॉरिटी इन इटसेल्फ इज नथिंग, इट मीन्स नथिंग. देयर आर लॉट ऑफ पीपल विथ ह्यूज अथॉरिटी. एंड डाइग्रेसिंग फ्रॉम व्हाट यू आर आस्किंग, आई फील टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल विथ अथॉरिटी who don't know how to use that authority. True. We are not able to solve small issues without resorting to violence. True. And coming from the armed forces, I am telling you that a soldier prays for no war. The soldier always prays कि violence should be the last option. True. And the armed forces is there as a defense mechanism, and as something that will be used in case of extreme, when everything has failed, when talks have failed, when geopolitical discussions have failed, when your debates have failed, when your outreach has failed, right? Only then the violence is initiated. So that's what is taught to us as war is soldiers. The last resort. War is the last resort. सर, आज का यूथ, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि you have to build that personal resilience. Absolutely. In your life, yourself, for the unpredicted times, right? Correct. Jung is the last resort. बिल्कुल. Right. But आपको अपने आप को तैयार करके रखना पड़ेगा उस समय के लिए. बिल्कुल. That is completely unpredictable. You Yes. don't know what is going to happen, but you have to prepare yourself for Yes, the unknown. For the worst. Right. हम यहाँ पे बैठे हैं, भूकंप आ जाए, बिल्कुल. हम अगर तैयार नहीं हैं अंदर से, बिल्कुल, हमें नहीं पता कि हमें लिफ्ट नहीं लेनी, हमें नहीं है नॉलेज उस चीज की, बिल्कुल, तो हमें परेशानी ज्यादा होगी. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड. यस. बट आज का यूथ, दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड. हम मतलब जहां भी जा रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, जो भी बातें सुन रहे हैं, उसमें यही सुनने को मिलता है, यार फोकस नहीं है आज की जनरेशन के अंदर. दे आर बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी चीजों को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं. राइट. दे सो अनप्रेडिक्टेबल. राइट. व्हाट वरीज यू द मोस्ट? मतलब आप भी देख रहे होगे बहुत सारी चीजों को. राइट. राइट. इफ यू हैड द पावर टू चेंज वन थिंग राइट इन इंडियाज यंग जनरेशंस माइंडसेट, वो क्या होगा? क्योंकि है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है. यस. तो इसके बारे में मेरी और मेरी वाइफ सहाना की काफ़ी बातचीत होती है इसके ऊपर लेकर के. एंड वी थिंक दैट द ओल्डर जनरेशंस आर रिस्पॉन्सिबल, लाइक माई जनरेशन एंड मुझसे जो पहले वाली जनरेशन है, हम लोग काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं कि आज की जो नई जनरेशन आ रही है वो किस तरह से बन रही है. राइट. अगर इसमें अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा स्टार्ट हुआ है फ्रॉम सोशल मीडिया, इफ यू आस्क मी.
सोशल मीडिया में रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया जिसको बोलते हैं, अगर वो है तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट it is completely a free for all today, right? And it's addictive as well. A lot of people are addicted to social media. They're not really going through a proper phased learning process. Colleges or universities may whether the learning part is happening properly or not, I will not be able to comment on that, but I think we should put more rigor there to teach them the right things. But I think the downfall has started because of the social media only and irresponsible social media. Because इसके फायदे भी बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है. There are a lot of benefits also. Agree. But mostly the use is being negative because you go on Instagram, you go on shorts, you go on reels and stuff, and you see things. You will see a distinct difference in content of other countries and of India. Right. You will see that there are many productive things that are happening in other countries. I won't want to name countries because that is another thing. Right. But I see in India there is a lot of negative content being created, which is rampantly now available, and it has been given. So if you're not ready to fire a weapon and you're given that weapon, you will only create destruction. सर क्या आपको लगता है कि ये अनुशासन की कमी की वजह से? अनुशासन की कमी तो है ही, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. एवरीथिंग हैज बिकम वेरी लैक्स. देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस टू इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. इफ आई हैव टू पुट इट दैट क्या इसको ठीक कर सकता है वो भी पता है हमें. एक बहुत सिंपल सी चीज है. द सोसाइटी रन्स ऑन रूल्स. And rules means किसी के भी आड़े तेड़े rules नहीं. Right. The rules that we have accepted, we have defined. Right. If the rule of law is employed properly in this country, there is no way that anything can go wrong. If the rule of law is enforced properly, I think that more than half of our problems will just vanish in one day. So I'm going to leave it at that because then we get into another territory to talk about. So I think rule of law को enforce करना बहुत ज़रूरी है. और उसमें क्या है, अगर वो सही तरीके से enforce होता है तो सब ठीक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई chaos नहीं होगा. सर ये देखो ना, अभी सिंगापुर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिंगापुर ने एक रूल निकाला कि इस एज से नीचे के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स ही नहीं बन सकते. बिल्कुल राइट. उन्होंने लॉ लेके आए ना, रूल लेके आए ना. बिल्कुल बिल्कुल. एंड दे मेड श्योर कि इसको लागू किया जाए. बिल्कुल. एंड दे डिड इट. I think another European country is also contemplating Exactly. 16 years should be minimum when you should give a mobile to a child. Right? The bigger problem is a lot of loss in business will happen Yes. if certain laws are implemented. Yes. But let's not go not deeper get into it क्योंकि मैं कहूँगा तो विवाद हो जाएगा वाली बात है सर. Sir, before we summarize this episode, I want you to summarize your journey from a cadet to a captain to a corporate leader. Right. I want you to summarize into 3 life principles that everyone should follow, जो कि हर इंसान की जिंदगी को आसान बना सकती हैं. वो क्या 3 principles होंगे? Okay, that's a very tough question actually, if you ask me. My journey has been, it has not been easy, but then I think nothing is easy for anyone. If I look at my problems and I look at many other people's problems, they would have gone through much more. I have gone through my share of problems in this world and I have overcome them and I'm still overcoming whatever comes. You used the word resilient, right? Resilient is the word that is being used a lot in our corporate, especially my verticals that I have been working in, right? Security, risk, Right. resilience and stuff. It's an overused word in a sense. और आजकल की दुनिया में it is a very very unpredictable, non-linear, anxious and chaotic world completely, right? It is you can't predict the next thing what is going to blow up.
एंड इन सबको देखते हुए अगर 3 चीजें करनी है जो आपको लाइफ में स्ट्रेट रख सकती है टुवर्ड्स योर गोल्स इज, वन इज क्लैरिटी of thought. Clarity of thought will come only if you start thinking. It won't come initially. Like a lot of people say, I'm very confused what I want to do. So the purpose of your life. So my purpose, let me share it, right? Right. I do all my jobs. My goals are not driven by anything other than my purpose in life. My purpose in life is to take care of my immediate family, to give them the best and see them happy, then the extended family, and then everybody who I'm in touch with. Right? To see them prosper, to see them flourish, and whatever I can do for that, I will give it my best. Right. That is my purpose. When that is my purpose, anything that I do does not seem to me difficult or does not come across as, oh, ye kyun karna hai mujhe? No. True. That is a means to an end. Right. My end goal is this, my family that I said, to see them happy. So if I have to work hard in a job, I will never compromise working hard. I will continue to work hard. So another second thing is that there are always doors that will open. So never give up. Never ever give up. However bad the situation seems for you, there will be a door that is going to open for you if you just look around, turn your head around. That's all. So number one is your purpose should be clear. Absolutely, with clarity, you should be knowing your purpose. Second is that the doors are always there to be opened. Never give up on any situation. Don't get disheartened. And the third thing I have to think about is put in your heart and soul into reading for purpose again. Reading for purpose means जैसे अभी भी मुझे अगर कोई काम नया काम भी आता है, every role has been different for me, right? Different in the sense that completely different verticals I've worked for, जिसमें कि मेरी कोई previous experience नहीं है, but I vaguely know that area. But I have developed, studied and become a master of that domain in no time because I've put in my heart and soul into reading up, into getting knowledge, learning that skill. So never stop learning. Keep learning in your entire life and learn from everybody and anybody. So 3 things are there, very easy. And then अगर मैं इसको overarch कुछ करना चाहूँ तो be just and fair. Wow. Be just and be fair, because if you want to be a leader, if you want to lead in life, मेरे लिए सबसे बड़ी क्वालिटी जो एक लीडर में होनी चाहिए वो होगी फेयरनेस एंड जस्टिस. Empathy also is coming from there only. Then you will be empathetic to everybody. Then how you would organize things or make things happen. If you have fair and just dealings with everybody, you have won. You have become a leader already. So I'll leave it at that. So last but not the least, Okay. you have co-edited a book. Yeah. मैंने दोनों volumes पढ़े. You named it My India, My Gods. Yes. मैं जब भी इसको देखता हूँ ना तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, मेरा भारत, मेरे भगवान. मैं उसको कैसे भी पूछूं, कैसे भी पुकारूं, Correct. मेरा भारत है, मेरा देश है, मेरे भगवान है. Correct. माई लाइफ माई वे. Right. राइट. ये किताब को ऑथर करने का आइडिया कहाँ से है? फर्स्ट वॉल्यूम आई नो योर वाइफ मैम ने शी ऑथर्ड इट, शी एडिटेड इट. Yes. राइट. बट इन द सेकंड पार्ट, फर्स्ट चैप्टर यू हैव रिटन, राइट? Correct. इट्स योर स्टोरी. क्या थॉट प्रोसेस था? व्हाट इज द मैसेज दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे टू द रीडर्स? क्या टेक अवे है अबाउट फेथ एंड हार्मनी इन इंडिया टुडे? So this is, it's a great question from you. We have this publishing house now and we wanted to do something for children and young adults. Because we, as you said, we both consider ourselves a part of the problem. Because our generation has not been able to impart that kind of learning or training to the youngsters. And that's why we are seeing a lot of problems there. And we are not able to deal with our own problems as well, right?
and a lot of it is linked to sort of so-called religion and all that stuff which is happening. So I think this is Sahana's idea completely. She thought about it, and we had a painting or a poster planted in our kitchen, which was, and our daughter was very young. She was like 4 years old, 3 to 4 years old, and that poster said A to Z, and it named all the gods. So my daughter remembered it, and she was completely, she knew all of them, like A for Allah, B for Buddha, C for Christ, D for Durga, E for elephant god Ganesh, H for Hanuman, you know. So ऐसे करके सारे, N for Nataraja, V for Vayu, you know, X for the god in you, R for Rama. मतलब आप जितने gods हैं वो सारे, Z for Zoroaster. So it included all the gods. So वहाँ से, when you know we keep on discussing a lot of things, so Sahana said that what do people think about religion in India, right? So we she basically sent out an invitation to people, saying open invitation as to submissions are open for this particular book. And these are stories of divinity, spirituality, faith, even agnostic. Like, what do you think about this particular subject, right? So there are CEOs, there are media personnel, poets, authors, and generals who have written in these books. We received so many that we had to make 2 volumes, and there is still something for the 3rd part. I don't know if she will publish it. She's a boss. So then we found the personal essays so personal that no 2 people have said anything closely similar, like remotely similar. Right? So that gave us a depth of the spiritual, you know, faith, what people think of faith and religion in India, in just this cross section. So we really found, you know, this to be great, and people trusted us with their stories. That is the big part. My personal story again comes from, if I can, you know, take like 1 minute to tell you. This was when I was deployed, and our radar had broke down, and I was deployed in a very small little village in Punjab. And I was staying above the principal's office, and my tent was outside in the school ground, and the radar was put there. So the little kids would come, you know, and they would come and they would meet me. And there were there were 2 little pigtailed girls who came. And they tied Rakhi to me. Okay. And this was in 1999. So from there on, and they were probably in their 3rd and 4th standard. After that, I never visited their home at that point of time in 99. But every year without fail, I get 2 Rakhis with a handwritten letter. Even till now. Wow. This is 99 I'm talking about. So I went for both their marriages, and I gave away their hands in marriage in the Gurudwara. Wow. Okay. Uncle, who is their father, when I reached first with, you know, Sahana, I went after a long time, I went there. They said, "Arey, Shakil ka kamra kholo." You imagine in a remote place in Punjab, like a very small village, there's a farmhouse, little farm, उसके बीच में घर है, और उन्होंने जब घर नया बनाया तो वहाँ एक रूम क्लोज है, शकील का कमरा. वाह. ठीक है. This cannot happen in the world. True. Anywhere. I can guarantee this. Okay. When I go there, I am their child. Okay. And those 2 sisters of mine, you know, Raj and Sukh, you know, they're so lovely. So अब क्या है कि Sukhi, also 3rd sister, and the brother Gurjot, he is abroad. Now they have kids, so they call me Mama, and they make calls sometimes. I have not been able to meet very often as I would like to, but that is the story which I have in this book. And so when I gave the hands of the bride in the Gurdwara as a brother, because the brother was actually, you know, abroad. So that is something that is the bond. यहाँ religion, यहाँ पे कोई faith, religion, इसके ऊपर कोई मतलब आप negative कुछ निकाल ही नहीं सकते, है ना?
ये है इंडिया. सर आई थिंक ह्यूमैनिटी इज अबव एवरीथिंग. यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. पहले आप एक इंसान हो, बिल्कुल. यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमैनिटी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. बिल्कुल. उससे ऊपर अगर कुछ है तो वो डिवाइन एनर्जी है. एब्सोल्युटली. राइट. बिल्कुल. एंड आई विल से कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए शब्द नहीं होते इंसान के पास. तो मैं अगर कुछ ऐड करूं इसमें तो आई थिंक कोई भी रिलीजन के आप हैं, आप उसको, और ये 40 essays नहीं, अभी तो हमारे पास और भी हैं. ऑल essays have brought out one thing which is very clear, that spirituality, religion and faith are deeply personal. Even being agnostic is deeply personal. It is. I think when it percolates the space outside and people unfortunately create rifts between those, then things go south, as we say in the Forge. Right. कि भाई अब तो ये खराब हो रहा है. Agree. But otherwise, if you see all these people who have written have never pointed out anything against anybody. They are only deeply internalizing their whatever they are following, whatever faith, religion and divinity you follow, you just do that. इसीलिए मैंने कहा ना कि माई इंडिया माई गॉड्स लिखा है. Yes. मगर जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे मन में एक ही वो आता है कि यार मेरा भारत, मेरे भगवान, मेरी इच्छा. Yes. Correct. From here I'll say thank you so much sir for being here and sharing all the insights, and I'll say this one was really very thoughtful. बहुत सारी चीजें सीखने और समझने को मिलेंगी बहुत सारे लोगों को. I hope so. Thank you so much, Dhruv, and I really enjoyed the podcast and I wish you all the best for the future. Thank you so much sir. Thank you.